तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। तो सेशन के स्पीकर हैं मिस्टर दिव्येंदु मुखर्जी। नमस्कार तो जी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिव्येंदु। आई हैड अ गुड फॉर्च्यून, मुझे बहुत इनसे थोड़े दिन पहले ही मेरा इनसे इंट्रोडक्शन हुई। सो व्हाट आई फाउंड, इफ अगर मुझे सिर्फ एक शब्द में दिव्येंदु को डिस्क्राइब करना हो तो आई विल से कि पैशनेट इज द वर्ड दैट कम्स राइट आउट ऑफ द टॉप ऑफ माय हैंड। देवेंदु बेसिकली इज एन आईटी प्रोफेशनल। इन्होंने आईटी के अंदर अपना डिग्री वगैरह करके एजुकेशन बैकग्राउंड एज आल्सो एन एमबीए। उसके बाद ही वेंट इनटू प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। तो उसके अंदर जो इनका जिसके साथ आप सब रिलेट कर सकते हैं, जो एक इंडियन रेलवे का इंक्वायरी सिस्टम है 139 नंबर, वो हम सबको पता होगा, हम सब यूज करते हैं। तो अगर 8-10 साल पहले, मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले अगर हम उसको यूज करते थे तो हर इंडिविजुअल रेलवे स्टेशन के ऊपर एक इंडिविजुअल कॉल सेंटर एम्प्लॉय होता था। कॉल सेंटर एम्प्लॉय कॉल रिसीव करने के लिए आंटी अंकल जो भी होता था, और वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता था, उसको कॉल किया जाता था और वो बताता था कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी अगर उसका मन है तो अब 139 के अंदर ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, हम सबने यूज किया है। और ये ऑल इंडिया के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सारे इंडिया के अंदर रेलवे इंक्वायरी के अंदर 139 का सिस्टम है जो सारा ऑटोमेटेड है। सारी ट्रेन, पीएनआर नंबर्स, कॉन्फर्मेशन, कैंसलेशन, लेट्स, अराइवल्स, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल। एंड व्हाट आई गॉट टू नो इज कि रेलवे सेव्ड 80,000 जॉब्स, राइट? am I correct? 85,000 85,000 which resulted in huge saving for railways. तो and Devendu was the one who spearheaded that project और जिसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। उसके अलावा ही द मैन हु वियर्स मेनी हैट्स। ये बहुत तरह की टोपियां पहनते हैं एंड किसी एक तरीके में इसको आईटी प्रोफेशनल कहना या एमबीए ग्रेजुएट कहना या प्रोफेशनल कहना सही नहीं होगा। ही इज बेसिकली अ सीकर। आज वो हमें कुछ बताने वाले हैं, लेकिन ही इज मोर इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन देन इन आंसर। तो ये प्रश्नों के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं और यही इनकी फैसिनेटिंग मैन, जो आपको कुछ अगले हम 50-45 मिनट में ये बताएंगे तो आप सबको पता लग जाएगा। और जो ये कहते हैं, मतलब मेरी जो देवेंदु से बात हुई तो इट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि मतलब ही वाज नेवर सेटिस्फाइड। तो इनके जो टीचर्स थे, एंड ही हैज बीन टॉट बाय बिलियन टीचर्स, so and interacted with lots of the top professionals, IIT professionals and IIT lecturers. So he was never satisfied and he went back to, for his answers he had to went back to the Vedas and Upanishads, as Devendu himself told me. So guys and girls, it is my pleasure and a great privilege to welcome Devendu Mukherjee for presenting today's topic, which is truth behind traditions. And Devendu, I'll hand over to you, so please take us ahead. थैंक यू। नमस्कार एवरीबॉडी, सबको नमस्कार जी। मैं आज हिंदी में बात करूंगा। मैं हिंदी में बात करना ही पसंद करता हूं क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। 200 साल गुलाम रह के अगर हम उसके बाद भी 70 साल 75 साल तक उसी की गुलामी को मेंटली फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आज भी आज़ाद नहीं हुए, मेरा ऐसा सोचना है। तो हम लोग अपनी भाषा में बात करेंगे, है ना। और हम कोशिश करेंगे आज जानने की कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो मैं आप हम सभी लोग पता नहीं कितने सालों से देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं को, दादी नानियों को, है ना, देखते आ रहे हैं, वो इनको फॉलो करते हैं, है ना। और करने के बाद हम अगर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे क्या होगा, तो हमें वो एक वेग सा आंसर देते हैं। वेग सा मतलब इसे करेंगे तो घर में लक्ष्मी रहेगी, है ना, ये करेंगे तो हमारे भगवान खुश होंगे। तो मैं इन सब आंसर से ना मुझे मजा नहीं आता था। हो सकता है आप लोगों में से काफी ऐसे होंगे जिन्हें इन सब आंसर से मजा नहीं आता, या फिर बोलते हैं कैसे यार लक्ष्मी कैसे रह सकती है घर में, क्या मतलब इसका। तो बेसिकली उनको ढंग से नहीं पता, तो वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो एक चीज आज के डेट पे जो मैं पाता हूँ, है ना, हमारे उम्र के लोगों के अंदर 50-55 या और भी कम, वो अपने बच्चों को ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। Devendu, sorry, I'm interrupting you.
आप कुछ वॉल्यूम का मुझे कुछ मैसेज आए हैं, वॉल्यूम कम कम आ रहा है आपकी तरफ से जो वॉइस क्वालिटी है, तो अगर आप प्लीज थोड़ा सा करेक्ट कर। इस माइक को मैंने ऊपर कर लिया है, नाक के लेवल पे कर लिया है, अभी नीचे था ये, अब शायद बढ़ गया होगा, देखिए जरा। नहीं, आप इसको नीचे ही कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो विल गो नहीं अहेड पड़ा। विद दैट एंड अच्छा, एवरीवन कैन यूज द ईयरफोन्स एंड ऑल। ईयरफोन्स हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं, ईयरफोन्स लगे हुए हैं। हाँ, बाकी के लिए और ये माइक मेरे मुंह के सामने आ गया कि मैं नाक के पास रखूंगा तो फिर नाक की आवाज आए, हवा की आवाज आएगी, तो मैंने यहाँ पे रखा है कि इससे डायरेक्ट आवाज। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। आप लोगों से पूछ लीजिए आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये है मेरा अल्टीमेट पोजीशन। परमिंदर सर, ठीक है, आई एम गेटिंग इट राइट, आई एम गेटिंग द राइट ऑडियो। अभी ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है अभी। हाँ जी, ठीक है, प्लीज देवेंद्र जी कंटिन्यू। आप कुछ कह रहे थे गौरव जी, आप कुछ कह रहे थे अभी? नहीं सर, मैंने कहा कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। तो जहां पर मैं था कि मोस्टली हम लोग एक चीज देखते हैं आज के जमाने में कि हमारे जो बच्चे हैं जो पैदा होते ही हाथ में लैपटॉप ले लेते हैं, या सॉरी टैबलेट ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, और वो कई ऐसी चीजें जानते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये आ गया, वो आ गया, या हमें आईफोन खरीद के दो। तो हम जैसे उम्र के लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, तो हम ना उन्हें खुला छोड़ देते हैं, जो करना है करो। तो एक चीज उनके बिहेवियर में एक चीज आ जाता है कि वो हमें समझने लग जाते हैं कि ये तो पुराने जमाने के प्रिमिटिव लोग हैं। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पुराने, यार इनको क्या पता। हम हैं साइंटिस्ट, हम बहुत विद्वान हैं, हम लैपटॉप शैपटॉप ये सब टैबलेट लेके बचपन से खेल रहे हैं, हमें पता है कि नया सॉफ्टवेयर क्या आ गया। और हमारे बाप दादा, हमारे माँ चाची, ये सब तो बेवकूफ हैं, है ना। तो और हम इसके लिए कोशिश भी नहीं करते, हम उन्हें खुला छूट दे देते कि हाँ यार तेरे को जो करना है कर। उल्टे हम 4 जगह जाके ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो भाई बहुत टेक्नोलॉजिकली सेवी है। यस है, बिल्कुल है, लेकिन और भी चीजें हैं, और भी डोमेन्स हैं लाइफ में जीने के लिए। तो वो बच्चा ना, हम अनजाने में उस बच्चे को सेल्फ सेंटर्ड बना दे रहे हैं। कैसे? वो सिर्फ अपने दुनिया में, अपने डोमेन के अंदर ही रह रहा है, उसके लिए लैपटॉप या टैबलेट और वर्चुअल फ्रेंड्स, असली फ्रेंड्स नहीं, जिनके साथ रहने से वो मारपीट भी कर सकते थे, झगड़े भी कर सकते थे, फिर मना भी लेते। तो उनके अंदर जो, जैसे कहते हैं ना कि सस्टेनेंस का जो पावर होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे बच्चों को हम नहीं ब्लेम कर सकते। और हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं बता पाते जिन्हें वो समझते हैं कि ये सब प्रिमिटिव बातें हैं। हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बात कर लें, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ में काम करते थे, कोलीग्स हैं, इवन फिरंगी हैं, काफी सारे गोरे हैं जो विदेशों में, ऑब्वियसली विदेशों में रहते हैं। तो उनके बच्चों के साथ जब मैं बैठता हूँ, वो कहते तू समझा, तो मैं ना समझाता हूँ कुछ चीजें, एंड वो फील करते हैं कि जो जिस चीज को कल तक वो बेवकूफी वाली बातें या ट्रेडिशनल जार्गन समझते थे, या पता नहीं बात, इस बात में कोई दम नहीं है ऐसा समझते, नॉन साइंटिफिक समझते थे, उन बातों में भी साइंस है। इस बात को रियलाइज करने के बाद उन्हें लगा अच्छा ये बात थी, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो यकीन मानिए मुझे भी किसी ने नहीं बताया था बचपन में। मैं इस तरह के बहुत सवाल पूछता था, लोगों का दिमाग खराब कर देता था, लोग मुझे चुप करा के बैठा देते, चुप कर जाया तू बहुत सवाल करता है। पर मैं चुप, जब मुझे मिला कि इन लोगों से जवाब मिलेगा नहीं, मैं आज से कुछ 27-28 साल पहले मैंने शुरू किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कई तरह की चीजों को जानना। 10-12 साल पहले मुझे शुरू हुआ कि भाई अब मैं वेदों को भी पढ़ूंगा। अब पढ़ने लगा, और जब मैं उसको साइंटिफिकली इंटरप्रेट करने लगा, तब मुझे लगा ये तो पूरी तरह से साइंस है। मतलब बंदों ने संस्कृत श्लोकों में विज्ञान को समझा रखा है। ऑब्वियसली हम क्यों अंग्रेजी में समझाए, हमारी अंग्रेजी भाषा तो थी नहीं। और हमारे यहाँ से वैदिक साइंस की किताबों में से चोरी कर करके वेस्टर्न साइंटिस्ट लोग काफी सारी चीजें वर्ल्ड के सामने लाके अपना नाम लगा के प्रेजेंट कर गए। आज से 3200 साल पहले श्री कृष्ण के टाइम पे ऋषि कर्नाड ने ग्रेविटेशन के ऊपर पूरी थ्योरी लिख के रख दी। लेकिन हमें यह पता है कि पेड़ से एप्पल गिरता देखकर आइजैक न्यूटन को पता चला 1600 ईस्वी में, आज से कोई 400-500 साल पहले, तो हमें ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी आया। लेकिन हमने कभी कोशिश भी नहीं की ऋषि कर्नाड की थ्योरी पढ़ के देखने की, हमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा उस आदमी की। तो एनीवेज, इस तरह की बहुत सारी गलतियां हम कर रहे हैं। हम मतलब मैं अपने आप को भी कहता हूँ इसलिए जिम्मेदार, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, जिनके वजह से, जिनके कम ज्ञान के वजह से उनके बच्चे उनके हाथों से एक तरह से निकलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो, मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि उनके बच्चों को अगर वो अपने ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को साइंटिफिकली समझा सके और उनके मन में इंटरेस्ट जाग सके इन चीजों को लेकर, इन बातों को लेकर,
और क्या पता वो रियलाइज करें कि मैं जो लैपटॉप और कंप्यूटर और ये सब कर रहा हूँ इससे भी ज्यादा डिटेल साइंस है। तो नेचुरली जब किसी चीज को हम समझने लग जाएंगे और उसके गहराई को समझेंगे तो हमारे मन में रेस्पेक्ट जागेगा उसके प्रति, और फिर हम उस जो वेस्टर्न साइंस की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, हर चीज उनकी अप्रिशिएट करते हैं, चम्मच कांटे से खाना वगैरह वगैरह, उन चीजों से बेटर हाथ से खाने की समझेंगे और इस तरह की बहुत सारी चीजें समझेंगे, तो हमें रियलाइज होगा कि हम बहुत ऑलरेडी बहुत साइंटिफिक पहले से ही थे। आज से नहीं, हजारों साल पहले से हम साइंस के ऊपर ही हमारा सारा कुछ बैकग्राउंड है। तो वर्ड जो है वेद, इसका मतलब ही होता है विद्या। ये वर्ड विद्या से आया है, विद्या यानी नॉलेज, है ना। तो और पूरा एक्चुअली वेद अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं है, वैदिक विज्ञान है, यानी नॉलेज ऑफ साइंस। अगर हमारे पास साइंस पहले से ही है, हम उसको क्यों ना एक्सप्लोर करें। तो आइए इन बातों को और ना बड़ी करके हम कुछ ऐसे ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स को उठा लेते हैं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, हम करते हैं। सुबह उठ के हम करने लग जाते हैं, शाम को करते हैं। हमें पता है, हमारे बाप दादाओं ने हमें बोला है कि ये करना है भाई, है ना, करने से फायदा होगा, भगवान खुश होंगे। तो आइए जान लेते हैं इस तरह के ट्रेडिशंस में भगवान खुश होते हैं कि हम अपने लिए फायदा कर रहे हैं। और भगवान का नाम एक हमें डराने या हमें एक, समझ लो हमारे मन में एक वो रहे कि नहीं नहीं ये करना है भैया, नहीं तो नाराज हो जाएंगे भैया, है ना। और इस बहाने मैं अपना भला कर ले रहा हूँ। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल। सुबह उठकर आपने देखा होगा बहुत लोगों को सूर्य नमस्कार करते हुए। आई एम श्योर आपने देखा होगा, आप करते भी होंगे शायद। तो क्या आपको पता है कि सूर्य नमस्कार के पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? सूर्य को ही क्यों नमस्कार करें हम, चंद्रमा को क्यों नहीं करें, और तारों को क्यों नहीं करें, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हैं दुनिया में। किसी बिल्डिंग को नमस्कार क्यों ना करें, स्ट्रीट लैंप पोस्ट को क्यों नहीं नमस्कार करें, है ना। ये क्वेश्चन तो आता होगा, मेरे को भी आता था। तो इसके पीछे विज्ञान ये है कि आप जितने भी लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, अगर 12वीं तक अगर फिजिक्स पढ़ा है आपने, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक आता है ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश। तो अब जब सूर्य की तरफ देखेंगे, आपको क्या पता है सूर्य के बारे में? सूर्य प्रकाश देता है, रोशनी देता है। उस रोशनी का फायदा क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं कि दिन हो जाता है ना, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती है और हमें टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं होती है, घर की लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती है, बस रोशनी हो गई। नहीं, इससे बहुत 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 ज्यादा आगे। सूरज की रोशनी के एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के पड़ने पर पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने का काम शुरू कर देते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है, एक बार जान लेते हैं। हर पेड़ के जड़ में एक एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल वाला पंप नहीं, वो नेचुरल पंप है, हर पेड़ का होता है। उसका काम ही है ऑस्मोसिस मेथड से जमीन के नीचे से पानी और मिनरल्स को खींचकर ऊपर तक लाना, जमीन के नीचे के पानी या मिनरल्स। और फिर वो हर, उसके बाद एक फ्लोएम नाम के कई सारे पंप्स है। वो फ्लोएम क्या करता है, हर पत्तों तक उस पानी को पहुंचाता है, मिनरल वाला पानी। तो पत्तों में ऑलरेडी क्लोरोफिल नाम का एक हरापन है, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद और पानी और मिनरल्स के पहुंचने के बाद पत्ता अपना कुकिंग स्टार्ट कर देता है। और उस कुकिंग के दौरान क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो उसका प्राइम खाना है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन बनता है और वाटर वेपर बनता है। तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर वो हवा में छोड़ देता है, जिसलिए हम कहते हैं कि पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, वाटर वेपर भी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वरना हमारे स्किन फटने लग जाते हैं, इतनी ड्राइनेस हो जाती है चारों तरफ। तो उस ड्राइनेस को वेट बना के रखना, मॉइस्ट बना के रखने के लिए पेड़ पौधों का बहुत योगदान होता है। अच्छा, ये तो हो गया पेड़ पौधे या पत्तों की बात। उन्होंने खाना बनाया, उन्होंने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, उनके ग्रोथ में काम आया और चीजों में काम आया। और जो मिनरल भी आया था पानी के साथ, वो कहाँ गया? वो उसकी फ्रूट में जमा हुआ, फ्रूट्स में। इसलिए हम कहते हैं एप्पल खाओगे तो आयरन मिलेगा। वो आयरन कहाँ से आया? वो जमीन के नीचे से आया। किसने उठाया? उस जाइलम ने उठाया, उठा के फ्लोएम को दिया, फिर अल्टीमेटली वो फ्रूट में जाके जमा हुआ। तो इसी तरह से अलग अलग पेड़ पौधों के जड़ों में अलग अलग टाइप के मिनरल्स को खींच के ऊपर लाने की ताकत होती है। इसलिए अलग अलग फलों में अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। किसी में आयरन मिलता है, किसी में कैल्शियम, किसी में पोटेशियम, किसी में कुछ भी। तो ये तो हो गया पेड़ पौधों की बात, जिससे सूरज से पेड़ पौधों को फायदा मिल रहा है। पेड़ पौधों को फायदा मिलने से अल्टीमेटली क्या आ रहा है? उन पेड़ पौधों के फलों को, साग सब्जियों को हम खा रहे हैं, हमें खाने को भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो हमें जीने को सब कुछ मिल गया ना, खाना भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। किसकी वजह से हुआ ये? सूरज की वजह से। ठीक है, और आगे बढ़ते, नमस्कार वाली बात कहाँ से आई? सूर्य नमस्कार क्यों करें हम?
इसलिए नमस्कार करें कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया, खाना दिया, फ्रूट्स दिए, ऑक्सीजन दिया, इसलिए हम उनको थैंक यू बोलें कुछ हद तक। हाँ सही बात कहें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूर्य को देव बोला गया, सूर्य देव, जैसे फादर को भी देव बोला गया, माँ को देवी बोला गया, ऐसे ही हम कई चीजों को देव देवी बोलते हैं। तो हमारे अंदर एक गलतफहमी है, देव का मतलब भगवान, नो, देव का मतलब दैवीय शक्ति जिसके अंदर, यानी जो दे सकता है आपको, सिर्फ दे सकता है और दे सकता है, लेगा नहीं कुछ आपसे वापस। यानी आप पर एहसान पे एहसान पे एहसान किए जा रहा है, दे रहा है आपको। आपके फादर ने आपको लाइफ दी, मदर ने आपको लाइफ दी, खाना खिलाया, आपको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। फिर सूर्य देव से आपको ये पेड़ पौधों के थ्रू खाना मिल गया, फ्रूट्स मिल गया, ऑक्सीजन मिल गए। और इतनी नहीं, सूर्य की जो रोशनी है, स्पेशली हमें सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करने को बोला गया, दिन में क्यों नहीं, 10 बजे क्यों नहीं, 12 बजे क्यों नहीं। अगर आप सुबह उठें और होराइजन में ईस्ट की तरफ अगर देखें तो आपको सूरज लाल दिखाई देगा। जैसे जैसे सूरज थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, ऑरेंज की तरफ आता है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो नॉर्मल व्हाइटिश येलो हो जाता है, राइट। ये आपने सबने देखा होगा। तो सुबह ऐसा क्या होता है या शाम को ऐसा क्या होता है, सूरज डूबते वक्त या उगते वक्त वो रेड हो जाता है। तो सूरज जिस जगह पे भी हम खड़े हैं, लेट्स से मैं नोएडा में खड़ा हूँ और मैं पूरब की तरफ देख रहा हूँ, तो पूरब की जो होराइजन है मेरी, जहां से सूरज हमें उगता दिख रहा है ऊपर आते हुए, उस जगह पर जब वो क्रॉस कर रहा है, वो वहां से मेरे पोजीशन तक जहां मैं खड़ा हूँ, इस दौरान इस डिस्टेंस के बीच में सूरज हमारे पृथ्वी के ऊपर लगभग 200 किलोमीटर तक पूरा जो एक परत है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं हमारे अर्थ का, उस 200 किलोमीटर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तरह तरह के गैसेज हैं, डेब्रीज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जो हवा में उड़ रही है। तो उन सबको पेनिट्रेट करते हुए जब सूरज की रोशनी हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तो सफेद रोशनी का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, जिसको हम विग्योर कहते हैं, अगर हम प्रिज्म रख लें और सफेद लाइट इधर से पास कराएं तो उसमें से कई रंगों की कलर्स निकलेंगी, रंगों की छटाई निकलेंगी। सबसे नीचे वाला जो होगा वो रेड होगा, सबसे ऊपर वाला विग्योर वायलेट होगा, जो वायलेट बैगनी कलर होता है। तो बैगनी कलर छट जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है। सबसे लोएस्ट वाला जो कलर है, सबसे एंगल ऑफ डिविएशन जिसका ज्यादा है, वो है रेड कलर। तो रेड कलर ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, लेकिन हमारे आंखों में रेड कलर से नीचे देख पाने की ताकत नहीं है, ठीक है। हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, हम एक रेंज तक देख सकते हैं। उस रेंज में सबसे ऊपर आता है वायलेट कलर, सबसे नीचे आता है रेड कलर। रेड के नीचे भी कलर्स हैं, हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन चमगादड़ और ऐसे कुछ जानवर हैं जिनकी आंखें इससे भी नीचे के रेंज में काम करती हैं, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब लोअर, इम्प्योरिटी वाला जो इंफ्रा, तो वो इंफ्रारेड हमारे रेड वाले विजुअल स्पेक्ट्रम से भी नीचे है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे स्किन पे पड़ रहा है, हमारे चारों तरफ पड़ रहा है, वो इर्द गिर्द सूरज से निकला हुआ रे। तो वो इंफ्रारेड रे और रेड कलर का रे, ये जो लोएस्ट वाला स्पेक्ट्रम है, जब ये हमारे स्किन पे पड़ रहा है, हमारे स्किन के ठीक नीचे मेलानिन नाम का एक केमिकल होता है जो गोरापन या कालापन को डिसाइड करता है। ज्यादा मेलानिन तो ज्यादा काला, कम मेलानिन तो कम काला। तो मेलानिन का होना अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं, आपने सुना होगा कहावत कि काले दिल वाले होते हैं। वाकई होते हैं, क्योंकि काला रंग जो होता है स्किन का कॉम्प्लेक्शन, वो ज्यादा मेलानिन का पहचान है। ज्यादा मेलानिन मतलब ज्यादा सूरज की रोशनी वो सोख कर पाएगा, ज्यादा सूरज की रोशनी सोख कर पाएगा तो वो विटामिन D3 बनने में मदद करेगा, जो सबसे बड़ा प्राइम विटामिन है हमारे शरीर में। विटामिन D3 के रहने से कई सारे बॉडी के अंदर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो पाता है या नहीं हो पाता। तो विटामिन D3 जब एब्जॉर्ब होता है स्किन में, फिर वो हमारे लिवर में जमा हो रहा होता है। तो अगर हम एक दिन सुबह उठ के सूर्य नमस्कार 20 मिनट के लिए कर लें, 20 मिनट वुड बी गुड इनफ फॉर 1 वीक्स विटामिन D3 स्टोरेज हमारे लिवर के अंदर। और वो विटामिन D3 क्या करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये प्राइम मिनरल्स है, इनको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जिनके शरीर में, आप चेक करा लेना, विटामिन D3 की कमी है, उनके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, वो चिड़चिड़े रहते हैं। मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होता, थोड़ी सी आवाज हुई चिढ़ जाते हैं, किसी ने जोर से हॉर्न बजा दिया उठ के मारने जाते हैं उसको, चिड़चिड़ाहट होती है उनके अंदर, ठीक है। आयरन की कमी होती है, थके थके से महसूस करते हैं, कोई काम करने से मन नहीं करता होता, कहते छोड़ो यार नहीं करेंगे। तो ये 3 मिनरल्स जो इनको एब्जॉर्ब कराने का ट्रिगरिंग पॉइंट है विटामिन D3, वो कहाँ से मिल रहा है हमें, सूरज की रोशनी से। तो इन सब के वजह से, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सूर्य की वजह से हो रहा है। सूर्य अगर नहीं होते, हम नॉर्मल लाइट बल्ब जला के विटामिन D3 नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्मल लाइट बल्ब का जो स्पेक्ट्रम है वो उतना वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है।
सूरज का जो स्पेक्ट्रम है उसके मुकाबले। तो इसलिए पेड़ पौधे अपना जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं वो उस स्पेक्ट्रम की वजह से कर पाते हैं। दूसरा, हम जो विटामिन D3 एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो सुबह सुबह के सूरज की रोशनी से ही मिल पाता है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसमें इंफ्रारेड रेज है। इंफ्रारेड रेज हमारे स्किन पे लेना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ एक रिचुअल बना दिया गया। अगर कॉमन मैन को समझा रहे होते हमारे ऋषि मुनि कि यार सुनो ऐसा है, विटामिन D3 मिलेगा तुम्हारा लीवर में, वो बोलेगा ये क्या होता है विटामिन D3, ये लिवर क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो सबको समझ में आए और सभी लोग विटामिन D3 ले पाए, इसलिए उन्होंने एक नियम बना दिया, भाई सुबह उठना है, सूरज उगने से पहले आपको स्नान कर लेना है, साफ सुथरे बॉडी को ठंडा कर लेना है, एंड देन आपको पतले जालीदार कपड़े या ना कपड़े पहनकर, कम से कम कपड़े पहनकर सूरज के सामने खुली जगह पे बैठना है, सूर्य को नमस्कार करना है मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ। अब आप मैं इस पे आ जाता हूँ, ग्रेटिट्यूड क्यों? देवेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। माइक ना आप अपने मुंह के पास रखिए, आवाज बहुत कम आ रही। ओह माय गॉड, मैं सॉरी, नीचे गिर गया था, हम बात करते करते ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। अभी ठीक है? कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं, ठीक है, प्लीज करियो। अच्छा, तो अच्छा, मैं ज्यादा वो तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इट्स गोइंग फाइन। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है कि अब हम अगर ऐसे देखें कि विटामिन D3 क्यों जरूरी है, मैंने अभी बताया विटामिन, इन सब मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं मूड को ठीक रखता है। जब अगर मैं चिड़चिड़ा हूँ, अगर मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा है, मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने आके हॉर्न बजा दिया तो मैं उठ के डंडा लेकर उसको पीटने चला गया, या पड़ोसी ने अगर जोर से लाउड म्यूजिक बजा दी तो मैं उससे झगड़ा करने चला गया। बल्कि अगर मैं अच्छे मूड में होता तो मैं पड़ोसी के जाके पूछता, अभी क्या बात है, म्यूजिक बज रही है क्या, आज बच्चे का बर्थडे है क्या, क्या मना रहे हो? तो बोलता हाँ जी आज मेरे घर में ही है, आओ जी बैठो मिठाई खाओ। ये एक हार्मनी वाला समाज बन रहा है, हम आपस में जुड़ रहे हैं और ना लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम वो लड़ने पहुंच नहीं गए कि भाई क्यों जोर से म्यूजिक बजा दिया, क्या दिखाना चाह रहा है, जो आजकल दिल्ली में मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग एयर कंडीशन माहौल में बैठे हुए होते हैं, सूरज की रोशनी उनके स्किन पे पड़ता ही नहीं। विटामिन D3 की कमी 90% लोगों के अंदर आपको दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली उनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, आयरन की कमी है, वो लेथार्जिक हो रहे हैं, ऊपर से खाना पीना, ऊपर से सारा दिन का टेंशन। तो इन सब के पीछे सूरज जिम्मेदार है। तो इसलिए हमारे यहाँ नियम बनाया गया है कि सुबह उठ के 20 मिनट आप नहा धो के पतले जालीदार कपड़े पहन के या कम कपड़े पहन के सूर्य के सामने बैठो कि आपके स्किन पे ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी का एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, और उस एब्जॉर्प्शन के वजह से आप हेल्दी रहोगे। अब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्यों, नमस्कार ही क्यों, सूर्य के ऊपर हम गुस्सा क्यों, हम खड़े हैं भाई, है ना, सूर्य के सामने खड़े होकर हम गुस्से में खड़े रहे, तन के खड़े रहे, सूर्य को 4-5 गाली दे दें, हम ये भी तो कर सकते हैं भाई, स्किन पे रोशनी तो लेनी थी सूरज की, राइट भाई, खड़े रहने से मतलब है। अब मैं वहां पे खड़े होकर अगर पतंग उड़ाऊं या डांस करूं या गालियां बकूं या गुस्सा दिखाऊं सूरज के ऊपर, सब कुछ कर सकता हूँ मैं भाई, रोशनी लेनी थी ना स्किन के ऊपर, पॉसिबल है ना। अब आते हैं थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। आई डोंट नो मैं जो जिस लेवल पे अब लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग इस हार्मोनल सिस्टम को कितना समझते हैं, लेकिन मैं जितना हो सके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इतना समझ में आ जाए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब भी हम टेंशन लेते हैं किसी भी तरह का, मैं किसी, हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया काम को क्रोध मद मोह, है ना, ये इस तरह की जो भावनाएं है, ये जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, ये जब किसी के प्रति हम जेलस होते हैं, अच्छा उसने मर्सिडीज ले ली मेरे पास नहीं है, अच्छा उसकी गाड़ी के कांच फूट जाए, टायर पंचर हो जाए, ये जो फीलिंग्स है मेरे अंदर, मैं जेलस हो रहा हूँ, जल रहा हूँ उसके अचीवमेंट से। इससे क्या हो रहा है, अनजाने में मैं अपने शरीर में नुकसान कर रहा हूँ। कैसे? मेरे शरीर में 2 इमरजेंसी हार्मोन्स है, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिजोल। अगर आप लोगों के बीच में कोई डॉक्टर्स हैं उन्हें पक्का पता होगा, अगर डॉक्टर्स ने स्पेशलाइजेशन किया है एंडोक्राइनोलॉजी में, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो मतलब अंदर, क्राइन मतलब स्राव होना, जैसे आंखों से पानी गिरता है उस तरह से, एंड लॉजी इज दी सब्जेक्ट, राइट। तो अंदर ही अंदर स्राव होने वाला ग्लैंड है हमारा एड्रेनालिन। यहाँ पे हमारे किडनी के ऊपर 2 ट्रायंगुलर टोपी के शेप के किडनी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनका काम क्या है, बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में संभालना। और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे दिल धड़कने लग जाता है तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दरवाजे की घंटी बजी, आपने दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं है, अचानक साइड से कोई निकल के आ गया और हुफ करके आवाज किया, तो आप डर गए, है ना, कि अच्छा डर गए नहीं, आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई और आपने खोला, ऐसे मत किया कर यार, हार्ट अटैक हो जाता है।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट अभी तक नॉर्मल पल्स पे चल रहा था, 72, 73, 75, 80 पल्स पर मिनट। अब सडनली वो बंदा निकल के जैसे आवाज किया, आप तैयार नहीं थे, सडनली आपके दिमाग को समझ में आया कि कुछ तो अचानक कुछ अलग सा हुआ है ना, कुछ गड़बड़ होने जा रहा है मेरे साथ, तैयारी करनी पड़ेगी, लड़ाई हो सकता है, लड़ाई करनी हो तो क्या चाहिए, मसल्स में ज्यादा खून चाहिए, मसल्स को टाइट होने चाहिए, पूरे बॉडी में ज्यादा खून दौड़ना चाहिए। वो कौन सप्लाई करेगा? आपका हार्ट, जो अभी तक आराम से पंप कर रहा था धीरे धीरे कम कम ब्लड, अब उसको अचानक ज्यादा काम मिल गया, लोड ज्यादा बढ़ गया, उसने धड़ाधड़ पंप करना शुरू कर दिया। तो आपका पल्स रेट 72 75 के रेंज के था, वो सडनली 140 पे पहुंच गया, 150 पे पहुंच गया। आपके दिल की धड़कन आपको सुनाई देने लग गई, धाड़ धाड़ धाड़। तो क्यों? क्योंकि उसने बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू किया कि अब मारपीट हो सकती है, पता नहीं कौन सी चीजें आवाज कर रहा है, कोई शेर होगा, टाइगर होगा, कोई बंदूक लेके खड़ा होगा। तो उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होते ही हार्ट जो नॉर्मली पंप कर रहा था, वो अचानक जोर 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 से काम करने लगता है। उस सिचुएशन में सडनली आप गाड़ी का एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी ठीक से काम नहीं कर सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है। उस सिचुएशन में हार्ट को संभालने के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, हार्ट को बोलता है चल तू काम कर अपना, मैं संभाल रहा हूँ पीछे से, तू कर, तो सप्लाई कर ब्लड। तो इस तरह से वो हमारा पल्स रेट जो है बड़े हुए हालत में रखता है, मेंटेन करके रखता है, और ब्लड के अंदर एसिड घोलने लगता है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन एसिडिक नेचर का होता है। जब भी हमारे ब्लड में एसिड घुलने लगता है, और ये लगातार घुलता रहता है, लगातार घुलता रहता है कई महीनों तक, सालों तक, तो हमारा ब्लड का जो नेचर होता है वो अल्कलाइनिक से एसिडिक की तरफ आ जाता है। 7.0 होता है न्यूट्रल, जो हम पानी पीते हैं वो 7 होना चाहिए। 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2 सब एसिडिक होता है। 7 से ऊपर 14 तक ये अल्कलाइनिक होता है। हमारा ब्लड का बाय बर्थ, जब हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमारा ब्लड का पीएच लेवल होता है 7.35 से 7.46 के रेंज में, ठीक है, 8 के करीब करीब, यानी अल्कलाइनिक बॉडी होती। जिनका बॉडी अल्कलाइनिक है उन्हें बीमारी नहीं होगी, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, वो खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमने एड्रेनलिन को मौका दिया, यानी टेंशन वाला सिचुएशन पाला, डर वाला माहौल मन में पैदा किया, या किसी के बारे में गलत सोचा, किसी के बुराई के बारे में सोचा, उसको मार दूंगा, उसको पीट दूंगा, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, कोई जा रहा है उसकी तरफ से मुंह घुमा के चले गए, नमस्ते नहीं बोला, तो इन सब के चक्कर में हमारा मन में एक जेलसी, एक ईर्ष्या की फीलिंग रहती है। शास्त्रों में बोला गया है कि नहीं करना चाहिए, और हमें बोला गया चिंता चिता समान होता है। चिता मतलब मौत, है ना? क्यों? क्योंकि ये अगर लगातार ज्यादा दिन तक होता रहे, 15 साल 20 साल तक, तो ये जो एसिडिक ब्लड है ये हमारे बॉडी में कैंसर तक पैदा कर सकता है। फिर कोई बंदा बोलेगा मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, मैं तो शराब भी नहीं पीता, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता। टेंशन लेते हो ना, वो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है आज के डेट पे। अब यहाँ के वेस्टर्न डॉक्टर्स बोल रहे हैं एंग्जाइटी इज द मेन रीजन ऑफ मेनी डिजीजेस। हमारे यहाँ बार बार पहले ही बोल दिया गया है, चिंता चिता समान है। तो अब चक्कर ये है कि मुझे टाइम का बताते रहना भाई, मुझे कई बार बोलते हुए ध्यान नहीं रहता है। तो अब क्या है कि ये सब कुछ करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिजोल, ये भी एक इमरजेंसी हार्मोन है, इन दोनों को मौका दे रहे हैं कि हमारे शरीर में रेगुलर फ्लो होते रहो, थोड़ा थोड़ा ही होते रहो लेकिन होते रहो, क्योंकि मैं चिंता, टेंशन, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब सोचता रह रहा हूँ। जबकि जब मैं सूरज के सामने उठ के हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूँ, कृतज्ञता एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, आपने मुझे खाने पीने के लिए फल मूल पेड़ पौधे सब दिए, ऑक्सीजन दिया, आपकी वजह से मुझे विटामिन D3 मिल रही है, आपकी वजह से मेरे बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है। आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं, मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। जैसे ही मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स आई, मैंने एक्चुअली वो टैप बंद कर दिया, जिस नलके में से एड्रेनलिन एंड कॉर्टिजोल निकल रहा था, उन दोनों टैप्स को मैंने बंद कर दिया। और मेरे ब्रेन के नीचे, अगर मैं इस जगह से, आप लोग देख पा रहे हैं जहां हम बिंदी लगाते हैं, जहां पे तृतीय नेत्र का स्थान बोला गया है, बेसिकली इस जगह से अगर मैं लगभग 2.5 इंच ड्रिल करके अंदर पहुंचूं, तो ब्रेन के ठीक निचले हिस्से में एक आंख की तरह दिखने में एक छोटा सा ग्लैंड है, छोटा सा, जो चिलगोजा होता है ना, चिलगोजा, उसकी तरह दिखता है। अंग्रेजी में उसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। वो वहां पर बैठा हुआ है, ठीक। अगर हम इधर से भी ड्रिल करें और इधर से भी ड्रिल करें, दोनों एक जगह जाके मीट करेंगे, ठीक वहीं पर बैठा हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, बंद है। उस ग्लैंड के बारे में 1969 तक वेस्टर्न साइंटिस्ट को नहीं पता था वो करता क्या है, किस लिए बैठा है वहां पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पता था, जो उसके सामने आता है,
लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ है वो। बाद में उन्होंने पाया कि इसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन एंड डोपामाइन। इन 3 हार्मोन्स का हमारे डिटर्मिनेशन के साथ, हमारे हैप्पीनेस के साथ, मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी हम इन फीलिंग्स को उजागर करते हैं, बड़ों को देखकर हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं, पैर छूते हैं, या उनके हाथ से भारी सामान ले लेते हैं, आइए अंकल मैं छोड़ के आता हूँ आपके घर तक, जो हमारा समाज रहा है, हमको सिखाता रहा है थ्रू आउट, अभी तक हम यही बचपन से करते आए हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान मैंने मौका दिया एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल को सप्रेस कर देने का और सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड मेलाटोनिन को ऊपर उठाने का, सिक्रीशन स्टार्ट करने का। तो मेरे मन में भी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी। मैं बड़े अंकल जी का पैर छुआ, अंकल जी के भी मन में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी कि कितना अच्छा बच्चा है, देखो कितने संस्कारी बच्चा है, मेरा पैर छुआ मेरे सामने, वो भी आशीर्वाद करेंगे। दोनों के मन में वही ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आई। वो आशीर्वाद देके खुश हुआ, मैंने आशीर्वाद लेकर मैं खुश हुआ। और वो एक्चुअली क्या हुआ, ये हार्मोन्स मेरे शरीर के ब्लड के अंदर जो एसिड वाला माहौल क्रिएट हो रहा था उसको खत्म करके उसने अल्कलाइनिक रेंज की तरफ ब्लड को पुश कर दिया, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ा दिया। अगर जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो हैप्पी रहता है, खुश रहता है, लोगों को खुश करने की कोशिश करता है अच्छे बिहेवियर से, यकीन मानिए ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों में घुसकर देखता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनको कोरोना हुआ भी और मैंने उनको बोला कोई दवाई मत खाना, छोटे छोटे जूस वूस मैंने बोला और वो ठीक हो गए। इसके पीछे कारण ये था कि वो एसिडोसिस जो चिंता करने की वजह से बढ़ जाती है ब्लड में पीएच लेवल घट जाती है, एसिड की तरफ चली जाती है, वो नहीं हो रहा था उनके शरीर। क्यों लोग मर रहे थे? क्योंकि हॉस्पिटल जाते वो देख रहे बगल वाले बेड का बंदा मर गया, तो क्या पता अब मेरी बारी है, तो टेंशन में जीने लग गया कि पता नहीं 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या 1 दिन 2 दिन और मैं जिंदा रहूंगा, उसके बाद मेरी भी मौत आ जाएगी। चारों तरफ देख रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो, डर लग रहा है मन में। जहां डर लग रहा है वहां एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल निकल रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना है। अगर हम इस छोटी सी चीज को समझ पाए अपने बॉडी के, जिसको बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस आज के मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में, हम इतनी छोटी छोटी चीजों को समझ जाए, हम अपने बिहेवियर से हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। हम अपने स्वभाव से हमारे समाज को ठीक सकते। जब मैं खुद अच्छा रहूंगा तो नेचुरली सामने वाला, मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो सामने वाला गाली देकर थोड़ी बात करेगा, वो भी अच्छे से ही बात करेगा। जब वो अच्छे से बात करेगा, मैंने उसका भी भला कर दिया, उसने आगे और किसी का भला किया। अब आपको बहुत सारे वेस्टर्न व्हाट्सएप वगैरह में आता है कि आपने किसी का भला किया, आपने उसको बोला तू आगे इसको बढ़ा देना, वो उसको किसी आगे को बढ़ाया, करते करते किस दिन आपके पास वो बंदा घूम के आ गया जो जिसका किसी चेन के थ्रू आपने भला किया था। तो कहते हैं ना कि आप भला करोगे तो अच्छे कर्म घूम के वापस आते हैं। तो ये सब चीजें रिलेटेड है, ये हमारे यहाँ हजारों सालों से प्रैक्टिस के रूप में लिया जा रहा है। तो बेसिकली आपको होप मैं समझा पाया कि सूर्य नमस्कार एक बहुत बहुत मामूली चीज नहीं है। इसके पीछे हमारा बॉडी का एंडोक्राइनोलॉजिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, हमारा मूड भी ठीक है, हमारी इम्यूनिटी भी ठीक है। तो सूर्य नमस्कार एक मजाक नहीं है, एक बहुत डीप साइंस है। और इसके साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे जो हमें खाना पीना दे रहा है। कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं सूर्य ब्रह्मांड का पिता है। यस, जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं उसका तो पिता ही हुआ ना, वो प्रोवाइडर है। व्हाट इज पिता? पिता का काम है प्रोवाइड करना, आपके स्कूल का फीस देना, आपके लिए राशन लेके आना, भाई खाना पीना, जो कि बच्चा है तंदुरुस्त रहे, पिता का काम कर रहा है वो। तो हमने अगर उसको पिता का नाम दिया और पिता जैसा रेस्पेक्ट दिया तो हमने गलत क्या किया? रेस्पेक्ट देते ही मेरे मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी तो वो 3 हार्मोन एक्टिवेट होंगे, और वो 3 हार्मोन एक्टिवेट होंगे तो मेरा ब्लड का पीएच लेवल अल्कलाइनिक में रहेगा, यानी मेरा इम्यूनिटी ठीक रहेगा। तो इस तरह से जो चेन रिएक्शन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अल्टीमेटली मैं अपने आप को हेल्दी रख रहा हूँ। हमें ये समझना पड़ेगा, मैं सूर्य पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं पेड़ पौधों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनका दिया हुआ खा ले रहा हूँ। मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ। मुझे लंबी उम्र मिल रही है, बिना बीमारी की जिंदगी मिल रही है, सिर्फ मेरे बिहेवियर की वजह से। इसलिए बिहेवियरल साइंस को लेकर हमारे यहाँ बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करूं या आप इसको और चाहते हो खींचना और लंबा करना चाहते हो? अगर बोलोगे तो ठीक, नहीं तो आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। नहीं ठीक है सर, आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू जी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आज का सोचा है वो है, ये आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली आप अगर कृष्ण जी के टाइम की बात करें, मथुरा की बात करें,
और वैसे भी हमारे देश में सुबह सुबह गायों को मैदानों में चराने ले जाने का एक रिवाज रहा है। तो अगर गांव में अगर 40-50 बच्चे हैं तो भाई उनकी ड्यूटी लगती थी, भाई 10 बच्चे जो हैं आज इनके बच्चे, शर्मा जी, वर्मा जी, कौशल जी, इन सब के बच्चे मिलकर आज जाएंगे गांव के सारे गायों को लेकर मैदान में चराने। ठीक है, उस जमाने में कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता था कि नहीं नहीं स्कूल जाना है भाई, स्कूल में पढ़ लिख के हम क्या कर रहे हैं उस बारे में कभी और बात करूंगा। ठीक है, लेकिन लाइफ में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंस वाली चीज है खुशी। हर कदम पे खुशी, खुश रहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। तो उस चीज के लिए अब हम गायों को लेकर चराने जाते थे। तो एक गांव में अगर मान लो 200-400 गाय हैं, क्योंकि हर घर में 4-5 गाय होना हमारे देश में एक रिवाज होता था। हम किसी को चाय पिला के वेलकम नहीं करते थे, हम दूध, दही, मट्ठा, लस्सी ये सब पिलाते थे। अपने घर का घी दूसरों को देकर आते थे, मलाई मक्खन बांट के आते थे गाँव में, हमें बांटने में खुशी मिलती थी। वही 3 हार्मोन्स की बात। तो अब देखिए, गांव के गायों को ले जाकर खुले मैदान में चराना सारा दिन। ठीक है, उस दौरान बच्चे क्या करते थे, पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, गांव से खाना आ गया, वहीं पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा लिया। कितनी रिलैक्स्ड लाइफ थी ना, सोचिए जरा, कितनी रिलैक्स्ड लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं, है ना। टेंशन तो हम लोगों ने क्रिएट किया। अब देखिए उससे क्या होगा, जब भी मैं गाय की बात करूंगा आज और आज से आगे कभी भी, आप ध्यान रखना, जब मैं गाय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन भारतीय गाय की बात कर रहा हूं। वो गाय जो आप देखते ही पहचान जाओगे, जिस गाय के पीठ में आपको एक कुबड़ दिखेगा, ठीक है, हम्प दिखाई देगा। जिस गाय के पीठ में हम्प नहीं, आप मान के चलो वो हमारी देसी गाय तो नहीं हो सकती। फ्लैट पीठ वाली जर्सी गाय गाय ही नहीं है। ठीक है, उस बारे में कभी और बात करेंगे। तो जब हम इस तरह की गाय पालते थे हमारे देश में, और बच्चे जो है लेकर जाते थे नदी के किनारे, ग्रास लैंड है, वहां से वहां तक कई किलोमीटर तक घास ही घास है, वहां जाके गायों को छोड़ दिया, वो अपने खुशी से घास चर रही हैं। नाउ इमेजिन, अब आप जरा गौर से देखो उस एक गाय की तरफ। गाय का मुंह नीचे है, घास की तरफ टच कर रहा है, उसका जो वो पीठ का जो कुबड़ था वो ऊपर है, सबसे बॉडी के ऊपरी हिस्से में है। ठीक है, और सूरज, सारा दिन का सूरज जो है उसके ऊपर चमक रहा है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो क्या होगा, अब उसके अंदर आते हैं, उसके स्किन के नीचे घुसते हैं, जरा क्या है वहां पे। अगर आपने कभी गाय का वो वाला हिस्सा छुआ है कभी, तो आप देखोगे कुछ चर्बी टाइप का है, मोटा हार्ड सा चर्बी टाइप का कुछ है वहां पे, हड्डी वड्डी नहीं है वहां। ठीक है, तो अगर आप उसको छू के कुछ देर खड़े रहोगे तो यू कैन फील कि उसके अंदर एक वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो उस बारे में, उस वाइब्रेशन को लेकर कभी और बात करेंगे। अभी फिलहाल में आया तो उसमें है क्या, तो वहां पर कुछ तरह की चर्बियां हैं, चर्बी, है ना, और उसमें कई तरह के न्यूरॉन्स यानी नर्व्स की एंडिंग्स है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में उसको बोला गया सूर्य केतु नाड़ी। उस जगह पर सूर्य केतु नाड़ी है। नाड़ी मतलब कंजंक्शन ऑफ मेनी मेनी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम के यूनिट होते हैं न्यूरॉन्स। तो अब आप देखो कि वो न्यूरॉन्स वहां आके जमा हो गए हैं, प्लस वहां पे चर्बी का एक लेयर है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो क्या होगा, कभी आपने ये सोचा है किस तरह से कुछ हो सकता है? तो कुछ ऐसी चर्बियां होती हैं जिनके अंदर सिग्नलिंग सिस्टम होता है। आज का जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, फॉर्चुनेटली मेरे मामा जी वहाँ के एक साइंटिस्ट है, आप गूगल कर लेना, डॉक्टर सुब्रतो चैटर्जी, वो उनकी पूरी जिंदगी वहाँ कट गई। तो वो लोग एक सब्जेक्ट, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, स्पिंगोलिपिड सिग्नलिंग एंड वास्कुलर बायोलॉजी। ठीक है, लिपिड शब्द जो होता है मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है चर्बी के लिए, फैट के लिए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लिपिड होती हैं, है ना। HDL होता है, LDL होता है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। तो सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। जो वेरी लो डेंसिटी वाले होते हैं वो ऑयल की तरह पतला होता है। ठीक है, थोड़ा और थिकनेस की तरफ जाओगे तो मलाई जैसा होता है, और थिकनेस की तरफ जाओगे तो मोटा चर्बी जैसा होता है। तो जितना हार्ड फैट होगा, मतलब हाई डेंसिटी वाला होगा, वो हमारे शरीर के लिए ठीक है। वो हमारे कई जगह कार्टिलेज में भी फॉर्म है, घुटने के बीच में भी वो कार्टिलेज का फॉर्म करता है, कुशन का काम करता है, कई और जगह पे फैट की जरूरत है। तो एनीवे, उससे हटकर हम आ जाते हैं। तो उन लिपिड्स के अंदर सिग्नलिंग की फॉर्मेट होती है। लिपिड फैट्स जो होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, वो सिग्नलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। और आप इमेजिन करो वहां पर बैठे हुए न्यूरॉन्स, है ना। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करते हैं। ठीक है, आप जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरे यहाँ पे जो मसल्स हैं, उन पर मेरा ब्रेन इन मसल्स के ऊपर बिजली का छोटा छोटा झटका दे रहा है, करंट लगा रहा है। तो मेरी यहाँ की मसल सिकुड़ जा रही है, तो मेरी ये उंगली ऐसे हो जा रही है, मसल के सिकुड़ने की वजह से उंगली नीचे आ जा रही है। तो सिकुड़ने के लिए किसने एनेबल किया, वो न्यूरॉन ने
इस जगह के मसल को कुछ टाइनी इलेक्ट्रिकल करंट का झटका दिया, झटका देती है यहाँ का मसल सिकुड़ गया और सिकुड़ते मसल ये उंगली इस मसल के साथ टेंडोन के साथ जुड़ी हुई, एक सिकुड़ के नीचे आ गई। तो सिग्नल गया ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे गया? इलेक्ट्रिकल वायरिंग है एक तरह से समझ लो। तो वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पड़ता है, ये नहीं कि आप समझ लिए कि अगर आपने लाइट का बल्ब लगा दिया उसमें से भी तो रोशनी आ रही है, नहीं। सूरज की रोशनी में कई तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं जो हम इंसान नहीं देख पाते। हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। नीचे वाला मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था इंफ्रारेड, और उसके नीचे और भी होते हैं, गामा रेज, बीटा रेज। ऊपर जो है अल्ट्रा वायलेट है, यहाँ तक वायलेट था, यानी विबग्योर का वी। वायलेट के ऊपर भी है, हम नहीं देख पा रहे, तो वो अल्ट्रा वायलेट है। वो अगर हम निकल जाते तो हमारे स्किन को जला डालता है, बहुत सारे नुकसान करता है। तो उसके ऊपर भी है, कई तरह के वेव्स हैं। तो उनके वजह से उस पर्टिकुलर गाय के पीठ पर, जहां पर चर्बी और न्यूरॉन्स का जमावड़ा है, जब सूरज की रोशनी सारा दिन उस पर पड़ रही है, वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं जो बहुत जबरदस्त चीज है, जिस वजह से अगर आपने गाय का वैदिक जमाने का फोटो देखा होगा तो उस जगह पे आपको ब्रह्मा जी का फोटो दिखाई देगा। एंड व्हाट इज ब्रह्मा जी? इफ यू नो अबाउट इंडियन वेदर्स, उसमें ब्रह्मा जी को बताया गया क्रिएटर, वो क्रिएट करते हैं, नए नए जीवन को पैदा करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं वो क्या है? वही तो है, वो पैदा हो रहे हैं वहां पे। तो वहां पे उस सिंबल का मतलब है वहां कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, नया कुछ नई जीवन बन रही है वहां पे। और उसको हमारे यहाँ बोला गया सूर्य केतु नाड़ी। जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और वो बैक्टीरिया फिर उसके ब्लड स्ट्रीम में मिलकर उसके गट में जाकर रहते हैं, गाय के गट में, यानी उसके इंटेस्टाइन में। और वो बैक्टीरिया की संख्या आज का मेडिकल साइंस ढूंढ के बता पा रहा है 4 बिलियन, 400 करोड़ करीब करीब 400 करोड़ टाइप के बैक्टीरिया बन रहे हैं वहां पे। और वो जब बैक्टीरिया गाय के इंटेस्टाइन में जाके रह रहे हैं, जहां से वो खाना खाती है, घास खाती है, जो भी खा रही होती है, वो इंटेस्टाइन से होकर ही जा रही होती है अल्टीमेटली। तो वो बैक्टीरिया, उनका काम क्या है? उस खाए हुए खाने को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आप डायरेक्टली लोहे का टुकड़ा खा के आयरन की कमी को पूरा नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपके शरीर में आयरन की कमी है, तभी आप बड़े थके थके लगते हो, आंखों को ऐसे खींच के देखा, यहाँ पे नीचे गुलाबीपन कम दिखाई दिया, बोला आपको आयरन की कमी है, आपको आयरन की जरूरत है, तो आप थोड़े ना कील उठा के खाने लग जाते हो, या घर में हथौड़ी पड़ा या लोहे की बाल्टी पड़ा उठा के चबाने लग गए उसको। यू कैन नॉट। अगर आप कर भी गए तो उसको आप हजम नहीं कर पाओगे, कि आपके पेट में जो एसिड है उस लोहे को पिघला नहीं पाएगा। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि लोहे की बाल्टी, ट्यूबलाइट सब खा जाते हैं और हजम भी कर लेते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। तो क्या है कि इसलिए हमें वो आयरन एमिनो एसिड के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। एमिनो एसिड फॉर्म में जब मिला तो मेरा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो कन्वर्ट कौन कर रहा है? वो बैक्टीरिया। इसलिए हमारे यहाँ बोला गया है कि जब गाय गोमूत्र करती है या गोबर निकालती है, तो उसी इंटेस्टाइन से होते हुए जो खाना आ रहा है उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी चिपक के आ रही बाहर, उसके बॉडी से बाहर आके गिर रही है। तो ताजा गोमूत्र और ताजा गोबर, उसके अंदर 400 करोड़, 400 करोड़ यानी 4 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं। और अगर मैंने उसे उठाकर खा लिया या उसे पी लिया, ताजा गोमूत्र, मैंने एक आर्मी ऑफ बैक्टीरिया भेजा मेरे इंटेस्टाइन में, जो मेरे इंटेस्टाइन के अंदर जाके बच जाएंगे। हमारे इंटेस्टाइन एक लंबी सी पाइप होती है, उसके अंदर से हमारा खाया हुआ खाना लिक्विड फॉर्म में गुजर रहा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बाल की तरह माइक्रोविलीज होती हैं, और वो वहां से जब गुजर रहा होता है तो उसके अंदर से वो अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने से पहले वहाँ बैक्टीरिया बैठे हैं, वो उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। जब एमिनो एसिड में बदल गए, फिर हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो गए। और उन एमिनो एसिड्स को वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उनका नाम क्या दिया उन्होंने? जो वाइटल एमिनो एसिड्स है, हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, उनको शॉर्ट में उन्होंने क्या बोला? विट एमिन। विट यानी वाइटल, एमिन यानी एमिनो एसिड। तो आप जो सोचते हो, या डॉक्टर कहता है कि आपको ना विटामिन की कमी हो गई, या विटामिन कैप्सूल खा लो, टैबलेट खा लो और ठीक हो जाओगी, नो। विटामिन बनाने वाला वो बंदा बैठा हुआ है, वो करोड़ों जो बैक्टीरिया बैठे हैं वो बना लेते हैं, नेचुरली बनाते हैं। कोई सिंथेटिक लैब बेस्ड केमिकल को किसी कैप्सूल के अंदर भर के आपको जबरदस्ती खिला दिया गया है ना, आपको अगर टेस्ट किया गया तो दिखा कि हाँ ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर वो विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। वो 1-2 दिन ब्लड के साथ घूमता रहा, लेकिन वो निकल के चला गया, क्योंकि वो सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। उसको हमारे बॉडी के उन बैक्टीरियाओं ने एब्जॉर्ब नहीं किया।
और कई बार हम टेंशन ले रहे होते हैं, हमारे ब्लड का एसिडोसिस एसिडिक लेवल बढ़ता है, जिसको एक बीमारी का नाम दिया गया है या कंडीशन बोला गया जिसको एसिडोसिस बोला जाता है। एसिडोसिस यानी ब्लड का पीएच लेवल घट के एसिडिक रेंज में आ जाना। हमारा ब्लड का पीएच लेवल अल्कलाइनिक होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसी चिंता बार बार कर रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, या हम कोका कोला वगैरह इस तरह के एरेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं जिससे एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का एसिडिक लेवल हमारा एसिडिक लेवल में चला जा रहा है। और ये ज्यादा लंबे टाइम तक जब रहता है इसको बोलते हैं एसिडोसिस। मेडिकल साइंस का टर्मिनोलॉजी है, डॉक्टर्स कहते हैं। यानी आपका ब्लड तेजाब से युक्त हो गया है, खून में एसिड हो गया है, फिर आपकी तरह तरह की बीमारियां शुरू होंगी, जोड़ों में दर्द शुरू होगा, किडनी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, लंबे टाइम तक और भी फेलियर, ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या बोला गया, अपने आप को खुश रखो। सबसे बड़ी इलाज, खाना ठीक से खाओ, टेंशन मत लो, मस्त रहो लाइफ में। सबसे बड़ा इलाज, कोई दवाई की जरूरत नहीं, खुली हवा में सांस लो, सूर्य नमस्कार करो, बस। कोई दवाई की जरूरत नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। तो जो गाय वाली बात थी, गाय को खुले मैदान में चराना, सूरज की रोशनी में चराना, कैन यू अंडरस्टैंड उससे इंसानों को कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि वो अगर गाय के दूध में भी आ जा रही है बैक्टीरिया, है ना, जिंदा बैक्टीरिया, गाय के गोबर और गौमूत्र में भी आ जा रही है। लेकिन अगर हम गाय को बांध के रखते, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने गाय पाला है जी, मैंने गाय पाला। अच्छा जी, गाय का क्या करते हो? हाँ जी, बंधी हुई रहती है, दूध निकालते दोनों टाइम। अरे उसके ऊपर सूरज की रोशनी तो नहीं पड़ रही है, तो विटामिन डी सॉरी आपके वो बैक्टीरिया बनेंगे कहाँ से? सूर्य केतु नाड़ी को आप एक्टिवेट ही नहीं होने दे रहे हो, ब्रह्मा जी को अपना काम ही नहीं करने दे रहे हो। आपने गाय को बांध के रख दिया, शेड बना दिया, उसके ऊपर गाय बड़ी दिन भर खड़ी है, आप उसको भूसा खिला रहे हो और गुड़ खिला रहे हो, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हो। अरे उसको ग्रीन ग्रास करने दो, खुले मैदान में, खुली हवा में, आसमान, उसकी बॉडी पे सूरज की रोशनी पड़ने दो, देखो मैजिक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आज के डेट पे भूलते चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण के टाइम पे बहुत सारे वो है कि वो पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, गोपियां वहां से नदी से पानी भर के जाते थे तो लड़के छेड़छाड़ करते थे, फिर वो मक्खन छीन के खा जाते थे, है ना। इन सब में एक मजा है, क्योंकि सब लोग इसको बुरी तरह से नहीं लेते थे, मतलब खराब ढंग से। आजकल क्या हो गया, और उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर ली, उसने क्यों बोल दिया मुझे, क्योंकि हमारे मन में ही चोर है, हम खुद नेगेटिव सोच रहे हैं पहले ही। हर बंदा बुरा नहीं होता, है ना। लेकिन अगर मैं सोचने लग जाऊं कि ये बंदा मेरे लिए बुरा ही कर रहा है, बुरा ही कर रहा है, तो मैं सोचते ही रह जाऊंगा, फिर बुरा ही सोचूंगा मैं। उस तरह से मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ? मेरे शरीर में मैं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को मौका दे रहा हूँ कि और ज्यादा बढ़ो, और ज्यादा ब्लड को एसिडोसिस रेंज में ले जाओ, बीमारी पालो। फिर जब कैंसर हो जाएगा फिर बोलेंगे मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता था, मैं तो शराब भी नहीं पीता था, तो कोई गंदी आदत नहीं थी, फिर भी कैंसर कैसे हो गया? अरे भैया वो चिंता जो चिता समान है। तो गायों को खुले मैदान में चराने का साइंटिफिक बैकग्राउंड और कैसे वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आज भी इंपॉर्टेंट है। हम कर नहीं रहे हैं अलग बात है, हमें लगता है चलो गाय पाल ली, चलो इंडियन गाय भी है, उसके पीठ पे कुबड़ भी है, बस हो गया काम खत्म। नहीं, सब कुछ, सारा प्रोसेस, सारा नियम फॉलो करना पड़ेगा। उसको खुले हवा में चरने देना, खुले आसमान के नीचे, सूरज की रोशनी में, खुले ग्रास में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में और अगर डिटेल में बात करना चाहें तो बोलें, या फिर गौरव जी आप बोले तो मैं तीसरी टॉपिक पे चले जाऊँ। सर आप डिस्कशन के अंदर इसके ले लेंगे, किसी के अगर क्वेश्चन होंगे इसको तो अपन विल नेक्स्ट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। ठीक है, तो टॉपिक जो थर्ड मैंने आज का चुना है, मैंने सोचा है आपके साथ शेयर करना, जो आप लोग देखते होंगे अपने घरों में, आपकी माँ, मासी, दादी। हाँ, ललित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने गाय का टॉपिक डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है इसके बारे में काफी पढ़ा। मैं ये देख रहा हूँ कि यूएस में आज की डेट में वहां पे उन्होंने इंडियन गाय पाल रखी है, और अगर आप उसके साथ जो है घंटा 1.5 घंटा स्पेंड करना चाहते हो तो दे आर चार्जिंग $200-300 फॉर दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे को थोड़ा सा ना ये बताएं कि ये जो गाय का A2 मिल्क की बात हम करते हैं, साइंस आज की डेट में A2 मिल्क की बहुत बात करता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये A2 मिल्क जो है ये क्या है? बेसिकली क्या है ना कि एक मिनट देवेंद्र सर, एक बार आप तीसरा टॉपिक कर लें कवर, तो उसके बाद हम इकट्ठे सारे हाँ ठीक है, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल, तो तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर A2 मिल्क में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तीसरी टॉपिक जो मैंने आज के लिए चुना था वो ये था कि भाई आप लोगों ने सबने देखा
होगा, मोस्टली सभी ने देखा होगा आपके घरों में तुलसी के नीचे शाम को दिया जलाते हैं, राइट। तुलसी के पेड़ के पौधे के नीचे दिया जलाते हैं। अब तुलसी का पौधा जनरली घर के बाहर ही होता है, घर के अंदर कभी नहीं रखते उसको। तो ये आपके मन में सवाल देता होगा भाई क्या बात है, क्यों दिया जलाना, क्यों गुलाब के पौधे के नीचे नहीं, क्यों आम के पौधे के नीचे नहीं, या पेड़ के नीचे नहीं, या किसी और केले के पेड़ के नीचे नहीं, व्हाट इज द रीजन? तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके पहले क्लियर कर दूं, हमारे वैदिक क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस घर में, जिस भी परिवार में, हर परिवार का मेंबर सुबह उठ के खाली पेट 5 तुलसी के पत्ते खाली पेट खाकर पानी पीता है, या गर्म पानी पीता है, या गुड़ का पानी पीता है, उस घर में 136 बीमारियां नहीं हो सकती है। ये आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है। क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या है तुलसी के पत्ते में? तो आज का मेडिकल साइंस, क्योंकि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में बैठे हैं, वो तभी मानते हैं कोई चीज जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड ना बोले। हमारे संस्कृत जो हमारे किताबें हैं उसमें जो लिखी उनको तो कोई पढ़ के देखता भी नहीं, उनको परवाह नहीं उनके बारे में। लेकिन कोई अंग्रेज अगर आके बोल दे हाँ जी आई फाउंड राइबोफ्लाविन इन योर दिस पर्टिकुलर वेजिटेबल, तो हम मान जाएंगे, अरे वाह राइबोफ्लाविन है। हालांकि हमें पता नहीं राइबोफ्लाविन का मतलब क्या है, लेकिन चूंकि उसने एक अंग्रेजी नाम दिया है और दिमाग से हम अंग्रेजों के गुलाम अभी भी बने बैठे हैं, तो हम फटाफट मान लेते हैं। लेकिन हमारे वेदों में जो श्लोकों में उन बातों को समझाया गया है उसको हम उधर जाते ही नहीं, क्योंकि तो हिंदी संस्कृत कौन पढ़ता है? वो गवार लोग पढ़ते हैं। जो गवार होते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। पढ़ा लिखा तो वही होता है, इंटेलिजेंट वही होता है जो अंग्रेजी बोल लेता है। मैं कईयों के जाता हूँ, उनके घर में जब पहली बार बातचीत शुरू होती तो अंग्रेजी में बात करते हैं, 5-7 मिनट अंग्रेजी में बात करने के बाद वो हिंदी में आते हैं या दूसरी भाषा में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साइकोलॉजी बनी बैठी है कि पहले सामने वाले को दिखा दूं कि अंग्रेजी आती है मुझे, मैं आरा गहरा नहीं। माइक्रोफोन एक बार ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ जी सॉरी। तो ये दिखाना कि भाई मैं कम नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, वही है ना, इसका मतलब मुझे ऐरा गहरा मत समझना, मैं पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। ठीक है, ये एक फीलिंग देना शुरू है। दिल्ली में बड़ा कल्चर है, मैंने देखा है, घर घर में कल्चर है। भाई आप जाओ, पहले आपसे अंग्रेजी में दो बंदे बाहर मिल गए, अगर वो दिखाना चाह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, सड़क छाप नहीं हूँ, तो आपसे अंग्रेजी में बात करेगा दिखाने के लिए, भैया मुझे सीरियसली लो। ठीक है, फिर 5-7 मिनट बाद वो हिंदी में आ जाए, जो भी करे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं गुलाम बने बैठे हुए हैं। किस लिए? अपने रिचुअल्स को हम बेवकूफी समझते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है वेद हमारे लिए बेवकूफी वाली बातें हैं, है ना, हमें मालूम ही नहीं उसमें साइंस है। चलो आ जाते हैं तुलसी के पौधे के ऊपर। तुलसी के पौधे के पत्तों में आज का मेडिकल साइंस, आज का जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके वेबसाइट्स में आप जाओ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पढ़ो, सब जगह बता रहे हैं पॉलीफेनोलिक एसिड। इस नाम को आप लोग चाहें तो गूगल कर लो, पॉलीफेनोलिक एसिड, या इसको शॉर्ट में पॉलीफेनॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये तुलसी के पत्तों में अवेलेबल है। तुलसी के पत्ते का जो जूस होता है ना, पत्ते के अंदर से जो निकलता है जूस, वो जूस बेसिकली पॉलीफेनोलिक एसिड ही कैरी करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है आज के डेट पे, जो लोग नेचुरल एंटीबायोटिक बनाने की सिंथेटिक एंटीबायोटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉलीफेनॉल्स पे डिपेंडेंट हैं। चाहे तो जाके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में जरा पता कर लो। तो वो सिंथेटिक पॉलीफेनॉल्स बना बना के एंटीबायोटिक्स में डाल रहे हैं और कह रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज से ये आपको रक्षा करेगी। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये एंटीबायोटिक जो है उन इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, इन सबको मारने में मदद करेगा। आप उनकी बात मान ले रहे हो, लेकिन आपके घर के बालकनी में पड़े हुए गमले में जो तुलसी का पौधा है वो वही चीज तो बना रहा है, नेचुरल फॉर्म में बना रहा है, कोई किसी से आपकी मदद नहीं ले रहा है वो। लेकिन उसको बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चाहिए जिनके प्रोटीन से वो उसको कन्वर्ट करके पॉलीफेनोलिक एसिड में कन्वर्ट कर पाएगा। तो कीड़े मकोड़ों का प्रोटीन चाहिए उसको, कैसे मिलेगा? हमने एक रिचुअल बनाया, हमने मतलब हमारे जो विद्वान साइंटिस्ट थे, जिनको हम लोग ऋषि मुनि कहते थे, वो बहुत रेस्पेक्टेबल पूजनीय होते थे, बहुत ज्ञानी होते थे, लेकिन उनके पास एक बात की जानकारी थी कि अगर मैं साइंटिफिक तरीके से अगर पूरे साइंस समझाने लगूंगा 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं उनको उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जिससे कि उसको फॉलो कर ले, इस रिचुअल को, इस प्रोसेस को फॉलो कर ले, मैं उनके लाइफ में एक नियम बना देता हूँ कि बस उसको फॉलो करना है।
ठीक है, क्या क्यों कैसे जानने की जरूरत नहीं, बस फॉलो कर लो। इसलिए देखना, अगर आप माँ मासी चाची दादी से पूछोगे कि क्यों तुलसी के नीचे दिया, वो हमारे बाप दादा कहते आए, हम उनके जमाने से कर रहे, उन्हें किसने बताया? वो ऋषि मुनियों ने बताया। बस हमें उससे जानकारी नहीं। वो हमारा भला चाहते थे, वो बहुत सिंसियर लोग थे, सच्चे दिल के लोग थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने जो बोला हमें पत्थर की लकीर है, हमें फॉलो करना है। हमें नहीं पता तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाने से क्या होगा, इतना पता है लक्ष्मी आएगी घर में, बस हमें इतना ही पता है, बस हम जला रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो कहता है प्रश्न पूछो, पूछो और जानो और डिटेल में घुसो, और मेरी भी वही आदत है, मैं ऐसे छोड़ नहीं देता किसी को। अब आते हैं रिचुअल की तरफ, क्यों तुलसी के नीचे दिया जलाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये कंप्लीट रिचुअल नहीं है, इसके पीछे इससे पहले भी और कुछ चीजें हैं। क्या है? अच्छा याद है, थोड़ी देर पहले मैंने गायों वाली बात बताई थी, नदी के किनारे गायों को चराने ले जाना, ये तो सुबह की बात बताई थी। अब शाम को सूरज ढल चुका है, इस सिचुएशन को आप सोचिए, सूरज ढल चुका है, गायों को लेकर 400-500 गायों को लेकर गांव के 10-12 बच्चे लौट रहे हैं, गांव के लड़के, है ना। गायों के खुर में, गायों के जो खुर होते हैं ना, उसमें धूल मिट्टी लग के धूल मिट्टी उड़ रही है चारों तरफ, धुआं धुआं सा हो रहा है, बहुत सारे गाय आ रही है सब, ठीक है। इस वक्त को हमारे यहाँ बोला गया है गोधूली वेला। सूरज डूब चुका है लेकिन फिर भी आसमान में रोशनी है, एम्बियंट लाइट जिसको बोलते हैं। सूरज नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन रोशनी है, और एक धूल धूल सा ऑरेंज ऑरेंज सा रोशनी है। इसको बोला गया गोधूली वेला। गो मतलब गाय, धूली मतलब धूल मिट्टी, ठीक है, यानी उनके पैर के खुर में लग के जो धूल मिट्टी उड़ रही है, वो वाला टाइम, यानी एक कंजंक्शन का टाइम, जब दिन ढल चुका है, शाम होने वाली है, बीच का कुछ 15-20 मिनट का टाइम, ठीक है। अब वो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जब गाय घर लौट रही हैं, उस टाइम पे शंख की नाद होनी चाहिए, शंख की ध्वनि होनी चाहिए, शंख बजना चाहिए। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, हमारे कौशल साहब की तरह, उन्हें पता है कि नाद जो शब्द हमारे संस्कृत में यूज किया गया, दैट मीन्स वाइड स्पेक्ट्रम साउंड, वाइड ब्रॉड बैंड साउंड, ठीक है। ऐसा आवाज जो बहुत सारा स्पेक्ट्रम कवर करता है, ठीक है। ध्वनि का मतलब जस्ट आवाज, बट नाद का मतलब वाइड स्पेक्ट्रम साउंड, ऐसा स्पेक्ट्रम जो बहुत सारे आवाज को कवर कर लेता है। तो शंख जब हम बजाते हैं, हमारे यहाँ बोला था शंख नाद, यानी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम साउंड निकलता है। तो आप लोगों में से जिनके घर में आपने कुत्ता पाल रखा है, या घर के आसपास अगर कुत्ता बैठा होता है, अगर शाम को शंख बजाते हो, आप देखना कि आपका जो डॉगी है ना, वो मुंह ऊपर करके ऊ करके रोने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो ऑडिबल स्पेक्ट्रम है, हम इंसानों का ऑडिबल स्पेक्ट्रम कितना है आप सबको पता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, हम इतने ही बीच का आवाज सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे अगर हो जाएगा तो हम नहीं सुन सकते, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर हो जाएगा हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं सुनाई देगा। और उम्र के साथ साथ ये जो ऊपर की फ्रिक्वेंसी और घटने लग जाती है, ये 20 किलो हर्ट्ज से वो धीरे धीरे 50-55 साल की उम्र आते आते वो 10 किलो हर्ट्ज तक रह जाता है, यानी हमारी जो स्पेक्ट्रम ऑफ ऑडिबिलिटी है वो घट जाती है उम्र के साथ साथ। इसलिए बड़े उम्र में लोगों को धीरे धीरे कम सुनाई देती है, पतली आवाजें कम सुनाई देती है, गिटार की आवाज, सितार की आवाज, या पतली पतली जो फाइन आवाजें होती है, वो ज्यादा उम्र होने से लोगों को नहीं सुनाई देती है, क्योंकि कान का जो पर्दा होता है वो लूज होने लग जाता है। वो एक मसल है पतला सा, उस ईयर ड्रम के ऊपर जब जाके हवा, आवाज का जो एयर का जो कॉलम है जब टक्कर मारता है तो वो हिलता है ऐसे ऐसे करके। तो जब वो ढीला पड़ने लगता है तो ज्यादा हिलता है, यानी लोअर फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स होता है। जब टाइट रहता है तो टाइट होके हिलता है, तो उससे हायर फ्रिक्वेंसी को रिस्पॉन्स दे सकता है कान का ईयर ड्रम। एनीवेज, सो अभी क्या होता है कि हमें ये शंख नाद करते ही क्या होता है कि वाइड स्पेक्ट्रम साउंड क्रिएट होता है, वाइड स्पेक्ट्रम। तो उसके अंदर हम तो सुन पाते ही हैं, वो आवाज 44 किलो हर्ट्ज तक जाता है, 44,000 हर्ट्ज हमारे सुनने के बाहर है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज है हमारे यहाँ बताया गया है कि कांसे की थाली होती है, उसको उसके अंदर छेद करके एक रस्सी से यूं लटका लिया जाता है, ऐसी बड़ी सी थाली होती है, उसमें लकड़ी के डंडे से इसको पीटते हैं, टन टन टन। मंदिरों में देखा होगा आपने, कांसे की थाली टन 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 पीट रहा है। तो जब शंख ध्वनि होती है तो उसको भी पीट रहे होते हैं। तो हम बोले ये क्या बेवकूफी है, ये अनपढ़ लोग हैं, प्रिमिटिव लोग, क्या बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हैं। नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस साइंस बिहाइंड इट। अब आते हैं आपके घर के हाइजीन के बारे में, फिर मैं इस पे आऊंगा। आपके घर में अगर आप माइक्रोस्कोप लेकर आपके पिलो पे, आपके चादर पे, आपके सोफे के हैंडल पे, दरवाजे के हैंडल पे, और भी जगहों पे जहां आप बैठते हो, जाके देखना माइक्रोस्कोप लेके, हजारों की तादाद में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, छोटे छोटे कीट पतंग, बेड माइट्स चिपके हुए हैं।
आपको उल्टी आ जाएगी एकदम तुरंत। अजीब अजीब से रंग बिरंगे हैं, अजीब अजीब से दिखने में। आप उन्हें देख लोगे ना, आप बोलोगे इस पिलो पे मैं कैसे सोऊंगा यार, तो गंदा है, जबकि आपको साफ दिख रहा है खाली आंखों से। तो चक्कर ये है भाई कि हम लोग अपने, कभी डिस्कवरी चैनल में प्रोग्राम आया जरूर देखना, द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, आपको दिखेगा जिस दरवाजे के हैंडल को आप बार बार रोज सुबह शाम खोलते हो, जिस मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आप रोज टाइप कर रहे हो मैसेज या मोबाइल को पकड़ रहे हो, पूरा गंदगी से फैला हुआ है, डर्टी, नास्टी। इतने तरह के बैक्टीरिया हैं जितने आपके टॉयलेट सीट में होते हैं। ठीक है ना। अब तो कई बार आप खाना खाते खाते मोबाइल पे ऐसे उंगली से टाइप कर लिया, फिर खाना खाने लग गए, पराठे खाने लग गए, वो हम खा रहे हैं अंदर, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम भी इतना तगड़ा है, वो छोड़ता नहीं उसको, हमसे हमें कोई बीमारी नहीं होने देता। थोड़ा बहुत लूज मोशन हुआ, ठीक हो गया। तो हम चारों तरफ से घिरे हुए बैक्टीरिया से, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें उनसे बचना भी है, क्योंकि उनमें जो थोड़े बड़े वाले हैं, जो बेड माइट्स हैं, कई तरह के कीड़े हैं जिन्हें सुनाई देता है, कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी सुनाई देती हैं जो हम नहीं सुन पाते। तो हमें ये बोला गया है उन्हें रोज घर को सैनिटाइज करना जरूरी है। सैनिटाइज करने के लिए क्या, ये नहीं कि सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे हैं, वो तो केमिकल है, वो कल मेरे शरीर को भी नुकसान कर रहा है, मेरे स्किन पे लगेगा तो मुझे भी नुकसान करेगा। तो हमने और बेटर और सोफिस्टिकेटेड मेथड अपनाया, साउंड, साउंड फ्रिक्वेंसीज। जिन फ्रिक्वेंसीज को यूज करके मैं उन बेड माइट्स को जो उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं बाहर, उन्हें हम उस वक्त बाहर भगाएं जब सूरज की रोशनी नहीं हो, क्योंकि सूरज की रोशनी होगी तो वो बाहर जाएंगे ही नहीं। वो पलंग के नीचे छुप जाएंगे, अलमारी के पीछे छुप जाएंगे, पर्दों के पीछे छुप जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें पता है सूरज की रोशनी पड़ते ही मौत। ठीक है ना। तो इसलिए हम सूरज की रोशनी ढलने के बाद हम शंख ध्वनि बजाते हैं, शंख नाद करते हैं, साथ में कांसे की थाली पीटते हैं, कि इन दोनों के मिक्सचर से करीब करीब 50-55 किलोहर्ट्ज तक साउंड पहुंच जाता है, जो हमें सुनाई तो दे रहा है लेकिन उन लोगों को भी सुनाई दे रहा है, उन कीड़े मकोड़ों को। और शास्त्र ये कहता है कि आप जो कांसे की थाली बजा रहे हो, वो बजाते हुए पूरे घर में घूमो, पूरे घर में, सिर्फ एक कमरे में पूजा स्थान में नहीं, पूरे घर में घूमो उसको पीटते पीटते, सो दैट विद दैट साउंड दोज कीड़ा मकोड़ास दे गेट अवे फ्रॉम योर हाउस। अच्छा, आपने उन्हें भगा लिया। पहला रिचुअल क्या था? शंख ध्वनि और साथ में कांसे की थाली पीटना। ये फर्स्ट लेवल आपने क्रॉस किया। सेकंड लेवल, घर की पहली रोशनी तुलसी माँ के आंगन में होनी चाहिए, तुलसी माँ के पैर के पास होना चाहिए। ये हमें आपको सिखाया गया है। इसके पीछे साइंस क्या है? आपको वहां रोशनी इसलिए करनी है कि जिन कीड़े मकोड़ों को आपने भी घर से बाहर भगाया था, उन्हें कहीं बाहर ही इंगेज करना है आपको, घर की तरफ ना लौट के आए। और पहली लाइट अगर घर के अंदर जल जाएगी तो रोशनी देखकर फिर अट्रैक्ट होंगे। जैसे कहते हैं ना हिंदी में, उर्दू में कहते हैं, जहां शमा वहां परवाने। तो परवाने लौट के आ जाएंगे घर के अंदर, आपने भी मेहनत करके भगाया, फिर वो लौट के आ गए। तो इसलिए तुलसी माँ के पास अगर पहली रोशनी करोगे तो वो उधर एंगेज हो जाएंगे, आपके घर की तरफ आने के बजाय उधर जाएंगे वो। अब वहां आपने रोशनी करी, और थर्ड स्टेप क्या है कि वहां नहीं रुकना है, तुरंत और नहीं रुकना। रोशनी लगाई आपने, दिया रखी वहां पे, आग जला दी उसमें, दिए की रोशनी जैसी फैली, बस भागो घर के अंदर। और घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के पास आपने गंगा जल रखा हुआ है, गंगा जल। उसको आपने हाथ में लेकर, अंजलि में लेकर, इस तरह से हाथ की अंजलि में लेकर आपने उसे गंगा अपने मेन दरवाजे के बाहर की तरफ चारों तरफ छिड़क दिया, क्योंकि उस गंगा जल में औषधीय गुण है। क्यों? क्योंकि वो गंगा हिमालय से हजारों टनों के बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां है ना, जो पिघल पिघल के, वो ग्लेशियर्स पिघल पिघल के वो गंगा का पानी बन रहा है। और वो ग्लेशियर्स कई बार स्लिप करते हुए हिमालय में रहने वाले कीमती कीमती बेशकीमती जड़ी बूटियों के पेड़ों को कुचलते हुए, उनके ऊपर से स्लिप करते हुए, उनकी जूस बनाते हुए, अपने पानी में उस जूस को मिलाते हुए गंगा लेके आ रही है हजारों सालों से। इसलिए गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आपने सुना होगा अपने बाप दादाओं से कि गंगा जल आप बोतल में रख दो, कई सालों तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से औषधीय गुण है, औषध मिल चुकी है। कौन सी औषधि? वो महंगी महंगी जड़ी बूटियों के जूस, जो उन बर्फ की सिल्लियों ने कुचल के उसमें से जूस निकाल दिया, अपने आप नेचुरली हो रहा है सब हजारों सालों से। इसलिए दूसरे गंगा, दूसरी नदियों को नहीं माँ बोला गया है, गंगा को माँ बोला गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह आपकी माँ आपको बचपन से प्रोटेक्ट करती है, आपको फीवर हो गया हो तो माँ रात भर जाग रही है, कभी काढ़ा बना के पिला रही, कभी ये खा ले बेटा, वो पी ले बेटा, वो कंसर्न है आपके बारे में माँ की तरह। तो हमारे इमोशंस को देखिए कैसे हमें बार बार ग्रेटिट्यूड की फीलिंग की तरफ खींचा गया, कि गंगा माँ है आपकी,
आप उसके तरफ ग्रेटिट्यूड रखें। क्यों? क्योंकि वो औषधीय दवाई लेके आ रही है। उस नदी में अगर आप नहाएंगे तो आपकी स्किन डिजीज ठीक हो जाएगी, सोराइसिस वगैरह ठीक हो जाती है। मैंने किया है लोगों की ठीक, भेजा है लोगों को गंगा में जाके नहाओ। एक एक महीना जाके रहते हैं ऋषिकेश वगैरह में, और रोज उनका वो है, दिन में 2 बार गंगा के पानी में नहा। बंदों के सोराइसिस ठीक हो गया, स्किन डिजीज, कोई दवाई भी ना खाए, बस नॉर्मल खाना पीना खाएंगे, ज्यादा मसालेदार नहीं। लेकिन सोराइसिस जैसी बीमारी बिना किसी मेडिसिन के ऋषिकेश में जाके गंगा में नहा के ठीक हुआ है। अच्छा, अब गंगा इस तरफ कानपुर और आगरा में टैनरी इंडस्ट्री की वजह से बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। आगे गंगा बनारस में बहुत पॉल्यूटेड है, ठीक है। एक टाइम पे काशी की गंगा को बहुत पवित्र माना जाता था, अब वो सिचुएशन नहीं रहा। तो अब क्या हो रहा है कि देखो, तो वो जो औषधि युक्त दवाई, गंगा का जल जो आपने घर में जमा करके रखा है, वो डिसइंफेक्टेंट है। आज के डेट पे जो आप ओनली स्प्रे करते हो सैनिटाइजर, उससे ज्यादा बेटर है अगर आप वहां से गंगा जल लेके आए हो तो, ऋषिकेश वगैरह और ऊपर से, जहाँ प्योर गंगा जल औषधि युक्त वाला मिल रहा है। भाई माइक्रोफोन थोड़ा ऊपर करे। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, ये बार बार गिर जा रहा है नीचे। ठीक है, अभी अभी ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है कि कुल मिलाकर ये सिचुएशन है कि जब हमने गंगा जल को घर के दरवाजे के बाहर, मेन दरवाजे के बाहर, चौखट के बाहर छिड़क दिया, और अब रिचुअल ये कहता है कि दरवाजे को बंद कर दीजिए, कल सुबह खुलेगा अब दरवाजा, अब रात को नहीं खुलेगा, है ना। तो रात को जनरली लोग किसी के घर जाते भी नहीं थे, तो सुबह सूरज उगने से पहले नहा धो के लोग अपना दरवाजा खोलते थे, फिर गंगा जल छिड़कते थे दरवाजे के बाहर। नाउ लेट मी कम टू दी पॉइंट कि कहाँ दिया जलाने से या गंगा जल छिड़कने से क्या, वो आवाज वाली बात तो मैंने क्लियर कर ही दिया आप लोगों को, फर्स्ट स्टेप जो था। सेकंड स्टेप, जब दिया जलाया तो क्या हुआ? जैसे ही आपने दिया जलाया, कीड़े मकोड़े जो आसपास जिनको आपने भगाया था साउंड फ्रिक्वेंसी से, वो उस रोशनी की तरफ खींचे आ गए। कुछ तो जाके पेड़ के टहनियों पे बैठे, कहीं बैठे, ठीक है। और तुलसी को तुलसी को उनके अंदर से वो जो जूस मिलने लगा, ठीक है, उस जूस के वजह से उनके उनके जो एनिमल प्रोटीन मिलने लगा, उसकी वजह से तुलसी के पौधों में, तुलसी अपने तरफ से अपने जाइलम से पानी उठाकर मिनरल्स के साथ मिक्स करके उसने क्या बनाई, अपने पत्तों में क्या रखा, पॉलीफेनोलिक एसिड। तो आप अगर उसको उसके हिसाब से जो चाहिए, इंग्रेडिएंट्स जिसको बोलते हैं हम, है ना, खाना बनाने से पहले जो चीजें चाहिए होती हैं, वो चीजें अगर आप उसको दोगे तो वो आपके लिए आउटपुट बना कर देगी पॉलीफेनोलिक एसिड वाले पत्ते। तो जब आपने तुलसी के पत्तों का जुगाड़, खाने का बंदोबस्त कर दिया, तो कीड़े मकोड़े वहां खप गए, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला? पॉलीफेनोलिक एसिड वाले पत्ते। और जब आपने गंगा जल छिड़क दिया था, उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये जो दिया है वो तो भाई 40-45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद तेल उसका खत्म होगा ही, वो बुझेगा ही। आपके घर में रोशनी जल रही है तब, फिर रोज कीड़े मकोड़े कहाँ जाएंगे? आपके घर की तरफ लौटेंगे, है ना। लौटेंगे तो कहाँ से लौटेंगे भाई? दरवाजे के किनारे से, कहीं ना कहीं से घुसेंगे। लेकिन जब दरवाजे के पास गंगा जल छिड़का होगा तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो खुशबू है, या जो भी कह लीजिए, जो हम नहीं सूंघ पा रहे, उन्हें मिल रहा है, क्योंकि उनका भी स्पेक्ट्रम वाइड है, ठीक है ना। गंगा जल के अंदर भी स्मेल हो सकती है, उन्हें पता है, ठीक है। तो वो उस गंगा जल वाले बैरियर को क्रॉस करके घर के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो एक तरह से हम ये जो शाम को शंख बजाते हैं, कांसे की थाली बजाते हैं, और तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, ये सब है घर की सैनिटाइजेशन करने का एक साइंटिफिक मेथड। और वो भी आज के सैनिटाइजेशन मेथड से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जो इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है। क्योंकि हम जो सैनिटाइजेशन आज के डेट पे करते हैं वो केमिकल बेस्ड होता है, केमिकल बेस्ड। उन केमिकल्स को हमने हाथ पे लगा लिया, थोड़ा बॉटल से डाल लिया हाथ में, ऐसे करके लगा लिया, हाँ हाथ एकदम सैनिटाइज हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, दुनिया भर के बैक्टीरिया अभी भी चिपके हुए हैं। आपकी स्किन उल्टे और उछड़ने लग गई, आपने अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि वो हार्श केमिकल है। लेकिन हमने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया? ऑडियो फ्रीक्वेंसी। अब मैं इस पर कभी और बात करूंगा। ऑडियो फ्रीक्वेंसीज यूज करके हमने मंत्र बनाए, हमने तरह तरह के राग बनाए जो आपके मूड को ठीक कर सकता है। बंदा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था, मूड ठीक हो गया गाना सुन के, हमारे राग बेस्ड गाने। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनसे आदमी की बीमारी भी ठीक हो सकती है, फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन की वजह से। और भी बहुत सारी जगहों पे हमने साउंड फ्रीक्वेंसीज को यूज किया। आपने जो महाभारत और रामायण के युगों में देखा हुआ, एक तीर निकली, उसमें से 100 तीर निकल आए, और वो जाके 100 तीरों को कैंसिल कर दिए, एक दूसरे को काट के खत्म कर दिया। एक्चुअली ये सिंबॉलिक है, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन उस स्पीड, उस धनुष में वो ताकत थी
इसलिए हमारे यहाँ कुछ कुछ ऐसे ऐसे धनुष बनाए गए जिनके बारे में बहुत, वो एक अलग ही इंजीनियरिंग है कि आप पिनाकी नाम का जो धनुष था, ठीक है, गांडी धनुष था, इन धनुषों के बारे में जानेंगे तो इनके अंदर वो एलिजिबिलिटी थी, एजेक्शन पावर था कि वो एक बार एजेक्ट करते थे, जो तीर निकलती थी वो अल्ट्रासोनिक स्पीड से निकलती थी, साउंड के स्पीड से ज्यादा तेजी से निकलती थी। भाई माइक्रोफोन नीचे आ गया, सॉरी। तो उस अल्ट्रासोनिक स्पीड से, यानी साउंड मैक 1 स्पीड से भी ज्यादा तेजी से जब तीर निकल के जाएगा, वो क्या करेगा, साउंड बैरियर को तोड़ेगा। ये आपको पता ही है, आप आज के डेट पे फाइटर जेट्स देखते हो, जब वो मैक 1 या मैक 1.2 स्पीड पे जाता है तो वो ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है, नीचे बिल्डिंगों की कांच टूट रही होती है, जबकि 5-6 किलोमीटर ऊपर है वो आसमान में, वो ऊपर से उड़ के जा रहा होता है मैक 1 स्पीड पे, नीचे बिल्डिंगों की कांच धड़ धड़ बम की तरफ फटती रहती है। क्यों? क्योंकि वो साउंड बैरियर को तोड़ रहा है, साउंड की जो बैरियर उससे भी बियॉन्ड जा रहा है वो। तो हमारे जो धनुष तीर चलाने वाले थे, उनके धनुष की स्पेशल इंजीनियरिंग होती थी कि उसकी एजेक्शन की जो स्पीड होगी, वो तीर को जो प्रोजेक्टाइल मोशन देगा, ठीक है, वो जो पुश देगा, वो पुश इतनी जबरदस्त पुश होगी कि जब तीर उड़ के जाएगा वो साउंड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तेजी से जाएगा, और उससे वो इतना जबरदस्त बैरियर क्रिएट करेगा कि उस तरफ खड़े, दुश्मन की तरफ खड़े अगर 500 लोग भी खड़े हैं, उस साउंड बैरियर के धक्के से जमीन पे गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, और धराशायी होकर मूर्छित हो जाएंगे, मतलब उनको चक्कर आके वो बेहोश हो जाएंगे। इतना जोर का अब कोई खड़े खड़े अगर गिर जाए, जमीन पे सिर टकराए, तो बेहोश ही होगा ना, मरेगा नहीं, मूर्छित हो जाएगा। ऐसे ऐसे पावरफुल अस्त्र हमारे यहाँ बनाए गए हैं, हमने यूज करके छोड़ दिया, और आज हम इम्पैक्ट वेपन्स की बात करते हैं, मिसाइल की बात करते हैं, कुछ नहीं इनके सामने है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। सॉरी, हाँ जी बोलिए गौरव जी। देवेंद्र सर, मैं सॉरी थोड़ा इंटरवीन कर रहा था, समय हो गया था। मतलब एक बार मैं चाहता था कि डिस्कशंस के लिए भी सब लोग आ जाएं। आप ललित सर का क्वेश्चन जो था A2 मिल्क के बारे में, उसको आंसर कीजिए, और अगर किसी और ने करना है तो ही कैन रेज हिज और हर हैंड अप, तो उसको हम उसके बाद पिकअप कर लेंगे। प्लीज आप ललित सर का क्वेश्चन था जो A2 मिल्क के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो बेसिकली क्या है कि ललित सर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि A2 मिल्क जो है आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो रहा है, और A2 मिल्क के अलावा कोई मिल्क और वहाँ पीने के लिए इंसानों के लिए मना किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा पिछले 20, 25, 30 सालों में हमारे देश में भी एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है। तो थोड़े सॉफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि आई हैव लैक्टिक एलर्जी, मुझे दूध से एलर्जी है। कुछ कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो लैक्टिक एलर्जी है ना, या लैक्टोज एलर्जी, ये शब्द कहने में बड़ा अपने आप को लोग सॉफिस्टिकेटेड महसूस करते थे, अभी भी करते हैं काफी सारे लोग, इसलिए लोग ये कहते हैं कि इसलिए मैं ग्रीन टी पीता हूँ, है ना, और लैक्टिक एलर्जी है मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टिक एलर्जी? लैक्टिक एसिड जो दूध के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो सिर्फ उससे ही एलर्जी नहीं होती। हम दूध को लैक्टिक एसिड मान लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। नो, इट हैज गॉट प्लेंटी ऑफ अदर मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पाया वो गाय जिनके पीठ में वो कुबड़ है, तो वो हम्प है ना, जिसको हमने सूर्य केतु नाड़ी कहा था, याद है? तो उस हम्प के वजह से जो बैक्टीरिया उसके उस जगह पे पैदा हो रहे हैं, और जो उसके गट में जा रहे हैं, और वो उस गट के अंदर रह रहे हैं, और जो जिस घास को वो खा रही है, और जो भी चीजें खा रही है, भूसा वगैरह खा रही है, गुड़ खा जो हम खिला रहे हैं, उसके वजह से उसके बनने वाले दूध में A2 बीटा कैफीन नाम का एक प्रोटीन बन रहा है, जो इंसान का लिवर बड़े आसानी से यूं उसको हजम कर सकता है। हर प्रोटीन इंसान नहीं हजम कर सकता है। आज के डेट पे बहुत बड़ी गलती चल रही है, लोग सोयाबीन खूब खा रहे हैं, सोयाबीन की प्रोटीन कहते हैं, इसमें जो लोग नॉनवेज नहीं खाते सोयाबीन खाएं वो। अरे प्रोटीन तो सांप के जहर में भी है, ठीक है ना, सांप के जहर में भी प्रोटीन है, वो प्रोटीन ही है एक्चुअली, हेमाटोटॉक्सिन है, और मैं क्या बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन है। तो दोनों टॉक्सिन है हमारे लिए, प्रोटीन टॉक्सिन भी बन सकता है, जहर भी बन सकता है, अगर हमारे लिए नहीं है तो। हमारा लीवर उसको नहीं अगर डाइजेस्ट कर पाएगा तो मेरे लिए टॉक्सिन है, वो जहर है ना। तो अगर हम A2 बीटा कैफीन की बात करें, जो इन्होंने अभी पूछा था, A2 मिल्क की बात की थी, तो A2 मिल्क एक शॉर्ट फॉर्म है, बेसिकली उसका पूरा नाम है A2 बीटा कैफीन। ये बीटा कैफीन एक तरह का प्रोटीन है, ये A1 भी होता है, A2 भी होता है। जितनी गायें हैं जिनके पीठ पे हम्प नहीं है, जितनी जानवर हैं, मैं गाय ही नहीं कहूंगा, ऊंट भी है, ऊंट के पीठ पे भी आपने हम्प देखा होगा, है ना, कुछ अरबियन कैमल्स होते हैं, इसमें डबल हम्प होता है, ठीक है ना। तो उनके हम्प के अंदर भी वही सूर्य केतु नाड़ी है, थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि उनको वो घास नहीं मिलता वहां पे जो हमारे इंडिया में घास होती है, ठीक है, वो दूसरे टाइप की चीजें खा रहे होते हैं, तो उनका बीटा कैफीन
इसका लेवल अलग सा बनता है, उनके दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं। लेकिन आपने ऊँट, वहाँ अरब के लोगों को भी देखा होगा, ऊँट के पेशाब से फेस वॉश करते हैं। सुबह उठ के वो फ्रेश, उनका ऊँट का पेशाब, वो ऊँट पालते हैं वो, और उससे फेस को वॉश करते हैं। और कई लोग पीते भी हैं। कोरोना के टाइम पे जो छोटे छोटे कोका कोला के कैन होते हैं, वैसे कैन में ऊँट के पेशाब बिक रहे थे $35 में। मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि यार उससे गोमूत्र ले जाए, है ना, इंडियन। तो बीटा कैफीन, ए टू बीटा कैफीन की बात पर मैं एक छोटी सी और चीज ऐड करूंगा, वो ये कि 1990s में, अर्ली 90s में राजीव गांधी जी के टाइम पे ब्राजील गवर्नमेंट, ब्राजील एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट की तरफ से बंदे यहाँ आए, इंडिया में आए, और ऑस्ट्रेलिया भाई माइक्रोफोन, सॉरी, तो ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील गवर्नमेंट की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री के लोग आए यहाँ पे, साइंटिस्ट लोग आए। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई ऐसा है कि मैं आपका वो करना चाहता हूँ, हम आपके 5000 इंडियन गाय ले जाना चाहते हैं, जो 5-5 लीटर दूध देने वाली, कम दूध देने वाली गाय हैं, हम ले जाना चाहते हैं, उन पर रिसर्च करेंगे कि दूध कम क्यों देती है, और हम आपको उसके बदले में 5000 हमारी जर्सी गाय दे देंगे, जो दिन में 2-2 बार 20-20 लीटर दूध देती है, यानी 40 लीटर दूध एक गाय से आपको पर डे मिलेगी। ठीक है, तो आप ये हमारे तरफ से गिफ्ट में रख लो, और आपकी 5000 गाय हमें दे दो, जो हम ले जाएंगे, रिसर्च करेंगे। वहां से हमारे देश में शुरू हो गया एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों का रिप्लेसमेंट, ये हो गई ट्रिगरिंग स्टार्ट। उसके बाद आप देखोगे 5-10 साल बाद आप देखोगे यंग बंदे हार्ट अटैक से मरने लग गए, डायबिटीज हो गई, यंग बंदे, 30-35 साल का बंदा डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि वो उन गायों का दूध पीने लगा जिसमें A1 बीटा कैसीन दूध है, प्रोटीन है। क्योंकि दूध वाले जो थे उन्हें लगा यार ये गाय ज्यादा फायदेमंद है, 40 लीटर दूध देगी दिन में, क्यों ना मैं, फिर जिनके पास इंडियन गाय थी वो ले जाके उनके साथ क्रॉस ब्रीड करा लिया कि भाई अगला जो बछड़ा होगा वो ज्यादा दूध देगा। तो इस चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, हमने वो क्वालिटी खो दी जो हमारे यहाँ हजारों सालों से उस क्वालिटी के लिए हम उसको पूछते थे। हमने उस बेवकूफी के अंदर हम घुस गए, और क्या हुआ, उन 5000 गायों से हमने ब्रीड करा के हजारों गाय यहाँ पैदा कर ली इंडिया में। और उनके यहाँ उन्होंने क्या किया, उन गायों से ब्रीड करा के, और वैसे भी उनकी आपस में ही इंटरनली ब्रीड करा के उन्होंने A2 पैदा किया अपने यहाँ पे। और उनके यहाँ पे आज के रेट में 5 लाख से ज्यादा गाय, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन गाय, A2 मिल्क वाली गाय। तो उनके दुकानों में जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, वहाँ टेट्रा पैक में दूध मिलता है, टेट्रा पैक होता है जो अमूल वगैरह का जैसे मिलता है यहाँ पे, उसमें लिखा होता है A2 मिल्क, और वो A2 मिल्क ही आप पी सकते हो। कोई दुकानदार अगर A2 मिल्क के अलावा कोई दूध बेच देगा, उसकी लाइसेंस छिन जाएगी। सिंगापुर में भी है ये चीज। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि A2 मिल्क ही एक ऐसा प्रोटीन है जो इंसान को हजम करने में आसानी से हजम भी हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी नहीं होता है, और लिवर भी ठीक रहता है, और उसके अंदर कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे दिमाग के अच्छी फंक्शनिंग, सूक्ष्म फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनके वजह से हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया, बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बुद्धि का काम करते हैं, उन्हें दूध पीना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए, इस प्रोटीन की वजह से। लेकिन हम क्या करें, हमें पता ही नहीं, हम कोई भी गाय का दूध पिए जा रहे हैं, मदर डेयरी से, वर्का से, और पता नहीं कहाँ से पाउच खरीद के ले आ रहे हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं वो भैंस का दूध है कि किस चीज, हम पिए जा रहे हैं। फिर हमारे घुटने का दर्द शुरू हो रहा है, बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़ रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, वो प्यूरिन फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जोड़ों में दर्द शुरू हो रहा है, घुटना रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। हमने क्या गलती की, हमने ऐसी चीजें बुला ली अपने यहाँ पे जो हमने कभी नहीं यूज की। तो आज के डेट पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो A2 बीटा कैसीन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। उनके लिए ये है कि साफ जो हम इंडिया में पहले करते थे वो आज कर रहे हैं, और हम इंडिया में उल्टा कर रहे हैं। जब वो कह दे रहे हैं कि A2 मिल्क पियो, तो हम खुशी से बोले हाँ A2 मिल्क पियेंगे। अरे हम पहले से ही पी रहे थे भाई। नहीं, इसके अंदर मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा दिव्येंदु जी। आपने अभी A2 मिल्क के बारे में तो बताया कि कैसे ये अब इंडिया में फैड बन गया है, जबकि ये ट्रेडिशनली हम लोग यही फॉलो करते थे। जो आपने अभी ये जैसे गौमूत्र की बात होती है, इसके ऊपर बहुत बार मजाक उड़ाया जाता है और बात की जाती है, लेकिन पीछे से अगर आप मैंने एक चीज पढ़ी कि फॉरेन में एक कॉन्सेप्ट बहुत डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एक ट्रीटमेंट को, और वो ट्रीटमेंट को वो बोलते हैं फीकल ट्रांसप्लांट।
यस अब जिसको जिसको समझ में आए कि फीकल वही जो हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको वो ट्रांसप्लांट करते हैं किसी और की बॉडी में जिन लोगों के गट के अंदर बैक्टीरिया कम है। उसके लिए उनकी डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फूड को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन जो क्लिनिकल ट्रायल मेथड से होके निकलता है, गुजरता है, और जिसको वो फीकल ट्रांसप्लांट का एक फैंसी नेम दिया है उन लोगों ने, और वो सब चल रहा है। और जहां पे हम लोग, और ये अब इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं फीकल ट्रांसप्लांट की बातें होने लग गई हैं, लेकिन जब हम गौमूत्र की बात करते हैं तो लोग उसको बड़ा ऑफ हैंडेडली रिजेक्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली जो आपने भी बताया है उसके साथ ही मैं इसको रिलेट करना चाह रहा था। बिल्कुल। तो देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात, अगर हम बेसिक क्वालिटी ऑफ इंडियन काउज मिल्क, इंडियन काउज गौमूत्र एंड गोबर, इनको ले लें, ठीक है ना, तो हम एक चीज पाएंगे कि इसके अंदर A2 बीटा कैसीन तो है ही है, इसके अलावा भी जो बैक्टीरिया है, जिंदा बैक्टीरिया, इसको हम दुनिया का बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक कह सकते हैं, बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक है वो, ठीक है ना। तो आप आज के डेट पे हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बाजार में वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, याकुल्ट की शीशी मिलती है छोटी छोटी, याकुल्ट 25 रुपए की आती है शायद, इतनी छोटी छोटी। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें लिखा होता है प्रोबायोटिक ड्रिंक, है ना, उसमें लिखा होता है 2.5 मिलियन या 25 मिलियन बैक्टीरिया उसके अंदर है, ठीक है ना। तो वो सिंथेटिकली लैब में बनाए गए अननेचुरल प्रोसेस को फॉलो करके सिंथेटिकली बनाकर हमने बॉटल में भर के रख दिया, फ्रिज में रख दिया, रोज एक बॉटल पीना है। अरे हमें उससे ज्यादा बेटर, उससे ज्यादा लाइव जिंदा गाय का गोमूत्र, सॉरी जिंदा गोमूत्र, जिंदा बैक्टीरिया वाला गोमूत्र पीने के लिए हमें पहले से बताया गया। हाँ, वो अनकल्चर्ड फॉर्म में रहने की वजह से वो और भी रॉ है, और भी अच्छे बैक्टीरिया है, एकदम ताजे गोमूत्र के अंदर जिंदा 4 बिलियन बैक्टीरिया हैं, 400 करोड़, मैं कहाँ 25 लाख की बात कर रहा हूँ, 400 करोड़ बैक्टीरिया। अब उन बैक्टीरिया में से ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, कुछ कह रहे हैं आप, सॉरी जी नहीं प्लीज कंटिन्यू। तो उन बैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोक पाने की ताकत है। ये जो हम लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं, है ना, या मोबाइल को कान से सटा के रखते हैं, बात करते हैं, उससे रेडिएशन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है। वो वेव्स हमारे शरीर के सेल्स को म्यूटेट कर रहे हैं, हमें हमें तुरंत नहीं पता चल रहा है, आज के आज नहीं पता चलेगा, 15 साल 20 साल जाते जाते हमें देखने लग जाएगा कि हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। हम जनरली चिड़चिड़े रहते हैं, जनरली, है ना, सुबह उठ के ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन आज से 15 साल पहले हम ऐसे नहीं थे। कोई दोस्त मिल गया, हाँ जी आज यार मिलने के लिए, आज मिलने मिलने चले जाते हैं, तो 20 किलोमीटर गाड़ी चला के जा रहे हैं दोस्त से मिलने। आज हम क्या बोलते हैं, अरे यार ऑफिस में बहुत काम है, बहाना मार देते हैं, क्योंकि मुझे खुशी नहीं चाहिए, मैं अपने आप को म्यूटेट कर चुका हूँ कि मैं बस इसी में खुश हूँ जितने में हूँ। सो अल्टीमेटली व्हाट एम आई डूइंग, आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग दोज बैक्टीरियाज इनटू माय स्टमक, इनटू माय गट, एंड जहां पे तरह तरह के मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उन मिनरल्स को हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर जो बच्चा गोमूत्र पीता है, अभी आप देखना हरियाणा में एक लड़का था कौटिल्य, छोटा बच्चा था, वो बड़ा फेमस हुआ था, जिसके लिए उसको क्या क्या तो नाम रखा गया था उसका, कुछ तो नाम रखा, टीवी में अक्सर आ रहा था वो। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया, एंड उसकी बातें सुनो, ठीक है, वो ऐसी बात करता है ना, कोई 40-50 साल का ज्ञानी आदमी बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो कैसे बोल पा रहा है। उसके ग्रैंडफादर को भी टीवी शो में बुलाया गया था, उसको पूछा गया था कि इसको खिलाते क्या हो आप, किस चक्की का आटा खाता है ये, ठीक है, तो उन्होंने कहा था सिर्फ हम ना उसको प्राणिक फूड खिलाते हैं। प्राणिक फूड, क्या प्राणिक फूड, जिस फूड में प्राण है। व्हाट यू मीन बाय दैट? आप मैगी नूडल्स को जमीन पे गाड़ दो, पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। बिस्किट को गाड़ दो, नहीं निकलेगा। लेकिन बादाम जो खा रहे हो आप, उसको गाड़ दो जमीन में, कल पौधा निकल आएगा, ठीक है। जीरा का बीज, जीरा, उसको जमीन में गाड़ दो, निकल आएगा। धनिया गाड़ दो, निकल आएगा। तो ऐसी चीजें जिन्हें जमीन में गाड़ने से, या जैसे आटे का रोटी, ठीक है ना, हम उसका पराठा बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस आटे के बीज को अगर हम उबाल के यूं ही खा लेते हैं, पका लेते हैं, मतलब उसको मैच्योर कर लेते हैं हमारे डाइजेशन के हिसाब से, वो ज्यादा बेटर रहता है। आटा क्यों, हम अगर हम जौ को खाते,
बार्ली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर हम उसको उबाल के खाते बड़े बड़े ऐसे, उसको पानी में भिगो दो, फिर उसके पानी को पी जाओ एंड बाद में उसको बीज को निकाल जाओ। तो हाँ जी, हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हेलो, नहीं सर, कंटिन्यू, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। कोई किसी का वो दिख रहा था इमेज बीच में। हाँ, इमेज आ गया था, मुझे लगा शायद कुछ कोई पूछना चाह रहा है। तो इसके साथ में मैं एक ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, मिस्टर मनोज यादव हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने गौमूत्र पतंजलि का ट्राई किया था और वो बहुत बेटर है, तो कोई सजेशन उनके लिए हो कि किसी और के लिए, तो अगर आप बता सके। बहुत अच्छा मनोज जी, आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि पतंजलि जो गोमूत्र बनाता है, आप देखो, सोच के देखो, आपने बाजार से फल खरीदा, आपने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, उसको कितने दिन तक चलता है वो फल? 4-5 दिन मैक्सिमम, उसके बाद सड़ने लग जाता है ना। तो आप सोचो, जो गोमूत्र किसी गाय ने सूसू करके निकाला था अपनी बॉडी से, वो 6 महीने कैसे चल पाएगा? ऐसी क्या बात है उसमें? कुछ तो बात होगी ना, कुछ एडिशन डाला होगा उसने, कुछ केमिकल्स डाले होंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, जिस वजह से वही गोमूत्र जिसको आप एक ग्लास में भर के अपने डाइनिंग टेबल पे रख दो, आज रख दो, मैं बता रहा हूँ 3 दिन बाद आप घर में नहीं रह टिक पाओगे, इतनी बदबू आएगी, पूरा घर भर जाएगा। यानी उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन में वो कुछ और फॉर्म में जाने लग चुका है जो आप संभाल नहीं पा रहे हो। तो उस चीज को अगर आप पियोगे तो आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बार बार बोला गया ताजी गोमूत्र, लोग ऐसे बोला गया, ऐसे करके प्रसाद के रूप में उसको रिसीव करो अंजलि में, ठीक है, जब गाय सुसु करती है उस टाइम पे, और उसको ऐसे ही पी जाओ तुरंत, ताजी गोमूत्र। लेकिन हम ये पतंजलि वाले क्या कर रहे हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। पहली बात तो उसका वो अर्क बना रहे हैं, अर्क का मतलब होता है पहले उसको बॉयल करना, जब बॉयल होता है तो उसको पॉइंटेड ऐसे नुकीला सा बर्तन रखते हैं, उसके ऊपर से ऐसे पाइप लगा देते हैं, जो पाइप ले जाके उसके चारों तरफ बर्फ रख देते हैं, उस पाइप के अंदर से जो भाप उड़ के जा रहा होता है, नीचे बॉयल हो रहा है गोमूत्र, तो जो भाप उड़ रहा है वो उस पाइप के अंदर से होते हुए वो जा रहा होता है, पाइप के जहाँ पे एक बर्तन रखा रहता है, जिस जगह से वो ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रहा होता है, क्योंकि पहले तो भाप बन के उड़ा, फिर उसको ठंडा कर दिया गया चारों तरफ से बर्फ लगा के, फिर वो नीचे गिरा। इसको कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिल करते हैं उसको। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस को बोला जाता है अर्क बनाना। तो गोमूत्र का अर्क बना देता है वो, तो उससे ज्यादातर बैक्टीरिया तो मर जा रहे हैं इतनी गर्मी में, जब वो बॉयल हो रहा है काफी सारे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 4 बिलियन बैक्टीरिया से 2 बिलियन 3 बिलियन मर गए, 1 बिलियन है वो भी काफी है, 100 करोड़, ठीक है। तो हमने कहा चलो ये गोमूत्र भी कम नहीं किसी से, हम इसको पी लेंगे, लेकिन उसमें और भी चीजें डाल दी, प्रिजर्वेटिव डाली, कई तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, बी सीरीज के, ई सीरीज के, है ना, आप देखना बिस्किट पे, चॉकलेट्स पे लिखा होता है E11 इमल्सीफायर, इस तरह के नाम होते हैं, वो बड़े खतरनाक केमिकल्स होते हैं, उसमें बेंजोइड्स होते हैं, बेंजीन्स होते हैं, ये बहुत डेंजरस होता है। जब ये सब चीजें डालेंगे तो गोमूत्र कहाँ रह गया भाई? तो आप अगर पतंजलि का गोमूत्र पिए हो, कड़वा लग रहा है तो ठीक है, वो लगना ही था। अगर पॉसिबल है, अगर आप सच में अपना जिंदगी को सच में बचाना चाहते हो, ऐसे आदमी के पास जाओ जिसके पास देसी गाय है, और उस गाय को रोज कम से कम 4-5 घंटे धूप में घूमने देता है, वो ग्रास लैंड पे हरी घास खाने देता है, फिर लाके भले ही बांधता होगा और उससे दूध निकालता होगा, तो उसका गोमूत्र आप ले लो। आप अगर शीशी में भर के ले आ रहे हो तो 2 दिन से ज्यादा मत रखना, पी लेना। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो, हम लोग फास्ट फूड मानने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हम नुकसान कर ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं है, हम सोच रहे हैं हम गोमूत्र पी रहे हैं, एक्चुअली हम केमिकल पी रहे हैं भाई, ठीक है जी। तो मनोज जी का प्रश्न का उत्तर हो गया। किसी और का कोई प्रश्न हो? थैंक यू रिबंधु जी, थैंक यू। तो आई शुड डिसकंटिन्यू दैट, बिकॉज वो आधा मैंने 4-5 दिन किया, फिर मैंने मतलब नहीं, उससे सहन नहीं हुआ, कड़वा बहुत था, मैं ले तो आया, लेकिन आई शुड डिसकंटिन्यू इट ना। देखिए बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है, आपका बॉडी खुद कह रहा है आपसे कि नहीं इसे कंटिन्यू मत करो। मैं इसमें ना कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ जादव जी। ऐसा है, जो आप पतंजलि का गोमूत्र लेके आ रहे हो, वो एक्चुअल में देसी गाय का जो है गोमूत्र है ही नहीं, वो इंग्लिश गाय का जो है गोमूत्र है। जैसे मुखर्जी जी ने बोला कि वो हम अर्क बना रहे हैं, अगर आपको कहीं से देसी गाय का जो है अर्क मिले तो वो खराब नहीं होता। मैं बिल्कुल जो है हिमालय की कंदराओं से जो गाय वहां पे चरती हैं, उनके गोमूत्र से जो अर्क बनाया मैं वहां से लेके आता हूँ। कभी आपसे इंटरेक्शन हुई, मैं गौरव जी को जो है वो गोमूत्र भिजवाऊंगा, आप उसको जो है ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा है। मैं आपको भिजवाऊंगा, है ना, ये है जो मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है, गोधन अर्क करके नाम है इसका।
हाँ गोधन अर्क है, मेरे को पता है, लेकिन जो है ये इंग्लिश गाय का जो है मूत्र है। मैं आपको भिजवाऊंगा डेफिनेटली, मेरा आपसे वादा रहा, जब भी मेरे को नेक्स्ट टाइम गौरव जी मिलेंगे मैं आपको जो है 300-400 ml जरूर भेजूंगा, डिफरेंस देखना। राइट, थैंक यू सर। और ये वाला My जो है ना, pleasure। इससे आप एक काम कर सकते हो, जो आपने दिखाया अभी, इससे आप घर में पोछा लगाओ, ठीक है? ओके। है ना? और हो सके जो कपड़े धोते हो आप, वॉशिंग मशीन में धोते हो या ऐसे ही बाल्टी में डुबो के धोते हो, धो लेने के बाद कपड़े धुल गए, साफ हो गए, साबुन के पानी से निकाल के नॉर्मल पानी से धो लिया। अब सुखाने से पहले आप थोड़ा सा गोमूत्र एक आधे बाल्टी पानी में डाल दो, सॉरी आधा बाल्टी पानी भर लो, उसमें ऐसे ये वाला जो आपने दिखाया, इसे आप 2-4 ढक्कन उस पानी में मिला के हाथ से गोल गोल घुमा दो, फिर सारे कपड़ों को एक एक बार डिप कर लो उसमें, फिर निचोड़ दो, अब सूखने दे दो। इससे अच्छा डिसइंफेक्टेंट नहीं होगा, इसको धूप में सुखाना, कड़ी धूप में, और इससे अच्छा डिसइंफेक्टेंट कोई नहीं होगा दुनिया में डेटॉल के पानी से धोने से अच्छा। चलिए, कुछ पैसे तो वसूल होंगे, अदरवाइज मैं बोला ये तो वेस्ट हो गया, मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था। घर में पोछा लगा लो आप इससे, घर में इससे पोछा, है ना? नहीं, पीना तो मैं बंद कर दिया, बिकॉज आई कुड नॉट ड्रिंक इट। मैंने बोला ये नहीं हो पा रहा, मतलब। कोई किसी और का कोई प्रश्न? थैंक यू यादव जी। या कोई somebody would like to add to the discussion? अगर नहीं है तो मैं परमिंदर सर, तो we should wind up the session। नहीं, मेरे पास ना एक क्वेश्चन है मेरे पास। जी सर। देवेंद्र जी, आपने जो है शुरू में सन रेज के बारे में बात करी। एक्चुअल में ये बोला जाता है कि जैसे सूरज निकला तो जो है जैसे वो उसकी रेज 30 डिग्री को क्रॉस करी, देन इट इज नॉट हेल्पफुल। जो है सुबह जो सूरज निकलने के बाद 7-8-10 मिनट तक जो है दैट इज बेनिफिशियल। उसके बाद जो है जैसे वो स्पेक्ट्रम 30 डिग्री से ऊपर आया तो वो जो है किसी ना किसी लेवल पे थोड़ी बहुत हार्मफुल हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? जरूर करेंगे, और आई होप सबको समझ में आएगा भी। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पृथ्वी के ठीक लगभग ऊपर अगर हम अपने सीधे आसमान सिर के ऊपर देखें, अगर वर्टिकली अपवर्ड्स, तो लगभग 200 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जितने हम नीचे रहेंगे वो डेंसिटी में ज्यादा है, जितने हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी हल्की होती जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं जो पहाड़ों में लोग चढ़ते हैं, हिमालय वगैरह में चढ़ते हैं, उनको ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है साथ में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितने और ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी और होती जाएगी, ठीक है? सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, और भी गैसेस की कमी होती जाएगी। तो हमें तो ऑक्सीजन से मतलब है, तो हमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो इसी तरह से जितने हम नीचे रहेंगे वहाँ डस्ट पार्टिकल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स जो हवा, सीमेंट वगैरह, वो भी हवा में उड़ रही हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ कैसे बोलूं मैं, एटमॉस्फेयर जो है हमारा 200 किलोमीटर का जो ऊपर तक का जो हवा का लेयर है, ये डेंसिटी में सबसे कम कब होगा, जब हम एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर की तरफ देखेंगे। तो हमारा रेंज कितना होगा, 200 किलोमीटर। ये अगर हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, यहाँ से ऊपर 200 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर आप इसको अर्थ समझो, ये कर्वेचर है अर्थ का, और ये मैं नोएडा में खड़ा हूँ, ठीक है ना, और मेरे होराइजन में इधर सूरज उगता दिख रहा है, यानी मेरे, अगर मैं इस जगह पे खड़ा और मेरे होराइजन में यहाँ से सूरज ऊपर उठ रहा है, उससे नीचे था तो सूरज दिख नहीं रहा था, जैसे ही ऊपर उठा तो मेरा जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है मेरा, ठीक है ना, मेरे होराइजन से लेके मेरे आंख के ऊपर का जो सर्टन एंगल बन रहा है, उस एंगल को अगर मैं ऐसे देखूं, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि हाँ, तो वो पर्टिकुलर एंगल में अगर हम देखें तो ये जो अर्थ है, इसके ऊपर का जो 200 किलोमीटर का जो रेडियस, एक जो लेयर बना हुआ है, ये लेयर टेंजेंशियली होने की वजह से और ब्रॉड हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम वर्टिकली देख रहे थे तो 200 किलोमीटर था, लेकिन जब हम टेंजेंशियली देख रहे हैं तो ये कर्व तो ऐसे बन रहा है, लेकिन हम यहाँ से जब मेजर कर रहे हैं तो 267 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, यानी एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, लगभग 67 किलोमीटर का और एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जा रहा है। तो उतने सारे डस्ट पार्टिकल, गैसेस को पेनिट्रेट करके जब सूरज की रोशनी आ रही है, जब वो जस्ट होराइजन से ऊपर उठी ही है, तो उस टाइम पे उसको ज्यादा बाधाएं पार करनी पड़ती, ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, ज्यादा गैसेस। तो उस कंडीशन में उसके आने वाले रोशनी, यानी व्हाइट रोशनी जो उसकी निकल के आ रही है, वो उसका, इसको कहते हैं कि जैसे हम प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो उसका डिफ्रैक्शन हो जाता है ना, हिंदी में कहते हैं विच्छुरन।
तो उससे उसके कलर सेपरेट होकर अलग अलग निकलने लग जाता है। तो सबसे ऊपर होता है वायलेट एंड देन नीचे होता है रेड। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन रेड का है। तो जब हम ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा डेंसिटी वाले माहौल के अंदर से जब हम लाइट पार्टिकल्स को गुजार रहे हैं, जब हमारे आंखों में पड़ रही है सुबह सुबह की सूरज की रोशनी, तो 267 किलोमीटर का लगभग का दूरी डस्ट पार्टिकल्स के अंदर से होते हुए ट्रेवल करके हमारे आंखों तक पहुंच रही है। तो अल्टीमेटली उस टाइम पे सिर्फ रेड और इंफ्रारेड रेज ही हमारे आंखों तक पहुंच पा रही है, जो हमें जरूरत है हमारे विटामिन D3 के लिए। और उस दौरान अल्ट्रावायलेट या वायलेट जो सबसे ऊपर के रेंज में थे, जो हमारे आंखों में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए हम जो चश्मा पहनते हैं उसके ऊपर हम अल्ट्रावायलेट की प्रोटेक्शन कोटिंग कर लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज या ब्लू रेज हमारे आंखों तक ना जाए। तो वो रेज पूरी तरह छन जा रही हैं, वो आ ही नहीं रही हैं सुबह सुबह। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह सूरज उगते सूरज को देखना भी अच्छा होता है, क्योंकि आप उसकी ब्राइटनेस कम होगी, रेड होगा वो, और चूंकि वो बहुत सारी चीजों को पेनिट्रेट करके सिर्फ रेड और इंफ्रारेड आ पा रहा है, इसलिए आपके लिए प्रोटेक्टिव है और अच्छा है। और वो आपके स्किन पे पड़ते ही विटामिन D3 भी बना रहा है। लेकिन जहां वो 30 डिग्री एंगल से मतलब नहीं है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है जो डेंसिटी ऑफ द एयर किस तरह का। मान लो आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जो लेस पॉल्यूटेड है, फॉर एग्जाम्पल गाँव है, और उस गाँव से पूरब की तरफ जितने भी शहर आ रहे हैं, मान लो ऐसे जगह पे आप पहुंच गए जहाँ पे उसके आपके पूरब की तरफ, जहाँ पे आप खड़े होकर सूरज को देख रहे हो, तो पूरब की तरफ सारे लेस पॉल्यूटेड सिटीज हैं, है ना, गांव है, झरना, जंगल है। तो ऑब्वियसली हवा की डेंसिटी में डस्ट पार्टिकल्स भी कम होंगे। बात सही है नहीं? आई होप आई कैन एक्सप्लेन इट। तो जब डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे तो सूरज ज्यादा ऊपर तक अगर आ गया, अगर 30 डिग्री तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नोएडा शहर में जो बहुत पॉल्यूटेड है, या दिल्ली शहर में जो बहुत पॉल्यूटेड है, उसके मुकाबले में वो जो एंगल होगा उस शहर में या उस गांव में जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, तो ऑटोमेटिकली वो एंगल कम हो जाएगा ना, क्योंकि ज्यादा ऊपर आएगा सूरज, तो उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो लेस पॉल्यूटेड होने की वजह से जल्दी पहुंच जा रहा है, छनने का चांस नहीं मिल रहा है उसको। अब बात को समझ पा रहे हैं? आई होप आई कुड एक्सप्लेन इट। जी, अगर नहीं समझा पाया मैं, तो फिर मैं उसके लिए ना एक काम करूंगा, एक पेपर पेन लेकर मैं ड्राइंग करके समझाऊंगा आपको अलग से, ठीक है ना? जी, श्योर श्योर। तो देवेंदु जी, इट वाज अ फैसिनेटिंग सेशन। मतलब पता ही नहीं चला कि इतना समय, हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, कैसे गया है। इट वाज नॉलेजेबल और इट वाज आई ओपनिंग। मेरे लिए पर्सनली, मैं अपने लिए बता सकता हूँ, मेरे ख्याल सबके साथ होगा कि इतनी चीजें आपने, ज्ञानवर्धक चीजें हमें बताई हैं, और हम, आई होप कि हम सब उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। तो थैंक यू सो मच देवेंदु जी। मतलब जिस टाइप का हमने सेशन सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर हुआ है। तो मैं माइंड अवेयर की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बड़ी जल्दी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप तो दोबारा हम इनवाइट करेंगे कि आप दोबारा से हम सबको इनलाइटन कर सके। थैंक यू सो मच फ्रॉम माइंड अवेयर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सबको धन्यवाद मुझे झेलने के लिए, मुझे पेशेंस के साथ सुनने के लिए। Thank you, Gauravji, and thank you, Devendu sir. Like I joined late, but I still could get a lot of things. But thanks that it got extended, and through question and answers, I could hear at least the main query of my Godhan arc. So I think that got resolved. I'll eagerly look for the next session. Thank you. Definitely. Thank you so much, Devendu sir, and thank you so much all the participants. And I will take your leave. Thank you.